अब देखो, पहले एक बार आपको आज के टॉपिक का लेक्चर प्लान दिखा दूं। तो देखो, आपका यहां से मुगल पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, मुगल पीरियड यहां से स्टार्ट होता है। हालांकि उसके पहले मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ नोट्स देने वाला हूं। जैसे यहां पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया है कि जो लिटरेचर सोर्स है, ठीक है, बगल में सारे की इंग्लिश में लिखी गई है। तो जितनी भी लिटरेरी एविडेंसेस हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत से हो चाहे वो मुगल पीरियड से, सारे के लिटरेरी एविडेंस को एक पास रख दिया हूं, सभी लोग के। फिर यहां से मुगल के साहित्यिक साक्ष्य आ गए, मुगलों के साहित्यिक साक्ष्य आपके यहां पे हो गए, ठीक है। ये देखिए, तो एक साथ पूरी दिल्ली सल्तनत के लगभग आपको मान के चलो 25 से 30 बुक्स हैं, इन सबको एक पास रख दिया हूं। पहले मैं मुगल पीरियड को आगे बढ़ाऊंगा, लास्ट में अगर समय बचेगा तो इसकी रीडिंग करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास लूंगा। अगर 1.5 घंटे में मेरा टारगेट उधर पूरा हो गया जो मुझे कराना है आज, तो फिर मैं आपको समय बचा तो लिटरेरी एविडेंस है उनको एक बार आपकी रीडिंग करा दूंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। नहीं तो ध्यान देना, इस चीज की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहां से रीडिंग जरूर करना। देखो, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, हो सकता हो कि पूरी परिश्रम का क्वेश्चन आपके आरओ की परीक्षा में कहां से आ जाए, कुछ ना पूछे, केवल दिल्ली सल्तनत और जो मुगल पीरियड या लेटर मुगल पीरियड, जो इनके रूलर्स का क्रम है, क्या पता वहीं से क्वेश्चन पूछ दे, क्या पता इनके द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयों का क्रम पूछ दे, या मैथ्स कॉलम में क्वेश्चन पूछ दे, लिटरेचर्स पे क्वेश्चन पूछ दे, लिटरेचर्स की बेस क्वेश्चन पूछ दे। और हमको पता है कि मुगल पीरियड के पहले और दिल्ली सल्तनत के बाद बेसिकली एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं भक्ति सूफी आंदोलन, ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। भक्ति आंदोलन जाहिर सी बात है कि मध्यस्थता को खत्म करता है, और सूफी आंदोलन भी मध्यस्थता को खत्म करता है। मध्यस्थता को मतलब खत्म करता है, मतलब एज अ निशान सर और गॉड के बीच में अब कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट संपर्क हम कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग से हमको जो चाहिए ईश्वर को, हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भक्ति मूवमेंट में क्या है, कई सारे संप्रदायों की नींव रखी गई थी, ठीक है, जैसे वो शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, बल्लभाचार्य जी हो, इन सभी लोगों के द्वारा कई सारे संप्रदायों की नींव रखी गई थी। इसी में घरकरी संप्रदाय था, बरकरी संप्रदाय था, सनक संप्रदाय था, सनातनी संप्रदाय था। इन सभी संप्रदायों की हमको क्या करना चाहिए कि एक बार जो संस्थापक थे उनका नाम याद करना चाहिए। इसी तरीके से जब सूफी आंदोलन होगा तो कई सारी क्या होती है, सूफी मत निकल के आते हैं, और उन सभी सूफी मतों का क्या होता है, यानी सूफी सिलसिले निकल जाते हैं, और उन सभी सूफी सिलसिले के अलग अलग संस्थापक होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं नक्शबंदिया, ठीक है, हम लोग पढ़ते क्या है, नक्शबंदिया, कादरी, ठीक है, चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, तो ये सिलसिले पढ़ते हैं। इन सिलसिलों के संस्थापक का नाम बोल सकते हैं। तो पता चले हमने पढ़ा बहुत कुछ और क्वेश्चन वहां से आकर जहां हम सोचे नहीं, तो हमारा काम है थोड़ा सा, आपसे मैं बोलूंगा कुछ नहीं करना, केवल भक्ति और सूफी मूवमेंट के उधर सिलसिलों के संस्थापक देख लेना, इधर संप्रदायों के संस्थापक देख लेना। अब बोलोगे सर इसको क्यों नहीं करा दिए, इसको भी कहोगे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, जैसे आपके लिटरेचर से प्रोवाइड करा दिए, इसी तरीके से उसकी भी प्रोवाइड करा देंगे। नहीं तो आपके पास कोई भी सोर्स हो, आपके पास अगर लूसेंट होगा तो भी वहां पे लिखा है, आपके पास घटना चक्र की अवेयरनेस जीका की जो बुक आती है वो होगा तो भी वहां पे लिखा है, और अगर आपके पास पूर्वावलोकन है तो भी वहां पे लिखा है। मतलब इनमें से कोई सोर्स तो आपका काम चल जाएगा। आगे बात समझ में। अब हम लोग अपना पहले जो मुगल पीरियड है, पहले मुगल पीरियड स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना मुगल पीरियड स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखो, मुगल पीरियड को मेरे भाई बंधु देखने के लिए हम लोग को दो चीज ध्यान देना होगा। एक चीज ध्यान देना होगा, हम बाबर से औरंगजेब को पढ़ते हैं, और एक बहादुर शाह प्रथम के बाद से हम जो आपका बहादुर शाह जफर थे वहां के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मुगल पीरियड बाबर के ड्यूरेशन से स्टेब्लिश होता है। इसके संस्थापक कौन है, तो बाबर है। बाबर से आगे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेगा, बाबर का लड़का हुमायूं होगा, हुमायूं फिर निर्वासित जिंदगी जिएगा, फिर अकबर आएगा, इसी तरीके से क्रम बढ़ता जाएगा, और लास्ट में आता है औरंगजेब। मैं लास्ट वर्ड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हर एक ड्यूरेशन का एक डिक्लाइन फेज होता है। औरंगजेब के बाद से डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो क्या होगा, उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें, शाहजहां की मृत्यु के बाद से ही उत्तराधिकार की लड़ाई, या शाहजहां के जीवित रहने से ही उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। विरोध तो शाहजहां के भी ड्यूरेशन में खूब ज्यादा होता है, और जब राजगद्दी प्राप्त करने के लिए क्या हो कि जो राजघराना हो उसमें संघर्ष देखने को मिल जाए, तो समझ जाओ अब गद्दी लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो इसके बाद से औरंगजेब के बाद से बहादुर शाह प्रथम आएगा,
और बहादुर शाह प्रथम से 1707 से 1857 के बीच में, मतलब ऐसे भर भर के शासक आते हैं, ठीक है, सिंबॉलिकली आते रहेंगे और वो कठपुतली शासक बनेंगे। कोई लंपट मूर्ख कहलाएगा, कोई रंगीला कहलाएगा, कोई नंगा दरबार में आएगा, कोई लाल कोहरे के पीछे पागल रहेगा, ठीक है। किसी के ड्यूरेशन में अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह आ रहा है, लड़ रहा है, काट रहा है, मार रहा है, फर्क ही नहीं है, लूट के ले जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। मराठा आके आक्रमण करेंगे, तहस नहस कर देंगे। तो मुगलों की क्या है, मुगलों का इंडायरेक्टली पतन हो जाएगा। मराठाओं ने तो इनसे चौथ और सरदेशमुखी तक वसूला, ठीक है। इसी के लिए पानीपत के थर्ड वार में इनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, समझना बात को। तो मुगल पीरियड की इंट्रो कहीं ना कहीं हमने इसके पहले ही ली थी, और इंट्रो क्या था, पानीपत का प्रथम वार। हमको पता है कि लोधी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, इब्राहिम लोधी के नाम से। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम वार हुआ, और इब्राहिम लोधी इस लड़ाई को हार जाता है, ठीक है। इसकी इंट्रो में पहले ली है, और यहीं से क्या होता है, बेसिकली दिल्ली में बाबर की स्थापना हो जाती है, बाबर आ जाएगा। कहा जाता है कि पानीपत के प्रथम वार के पहले बाबर ने भारत पे 4 आक्रमण किए थे। ध्यान देना, भारत पे 4 आक्रमण किए हुए थे, 4 बार वो भारत पे आक्रमण कर चुका था। जिसमें देखो पानीपत में जो आक्रमण था वो अप्रैल 1526 में आक्रमण था, ठीक है। ध्यान देना, जो बाबर ने पानीपत पे अटैक किया था, यहां पे लिखता भी चल रहा हूं, ठीक है। पानीपत वार 1 कर देते हैं, प्रथम वार, ठीक है। ध्यान देना, ये कब हुआ, तो ये आपका अप्रैल 1526 में हुआ, 1526 में हुआ। इसके पहले बाबर, इसके बिफोर बाबर ने भारत पे 4 लड़ाइयां, 4 वार्स किए थे, 4 लड़ाइयां लड़ी थी। पहली लड़ाई इसने जो लड़ी थी वो 1519 में यूसुफ जाई पे अटैक किया था, और यूसुफ जाई से बाजौर और भेरा पर, इनके बाजौर और भेरा पे कब्जा कर लिया था। बाजौर और भेरा पे जब इसने कब्जा किया था, तो यहां पे इस लड़ाई में इसने तोपखाने का प्रयोग किया था। तो यूसुफ जाइयों के अगेंस्ट जो 1519 का युद्ध है, उसमें बाबर ने तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया था भारत में। तो क्वेश्चन है कि भारत में बाबर के द्वारा प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग कब किया गया। ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम वार, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी, ठीक है, यूसुफ जाइयों पर अटैक। तो यूसुफ जाइयों पे अटैक किया था, तब तोपखाने का यूज किया था, ठीक है। ध्यान देना, तो 4 बार अटैक किया हुआ था। अब हम लोग समझेंगे बेसिकली इसी तरीके से क्या होता है। 1526 में बाबर आ जाएगा। बाबर लगातार 4 बड़ी लड़ाइयां भारत में लड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाखाचलगर, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ये 4 लड़ाइयां ऐसी थी जो भारत में बाबर ने लड़ा, और इन चारों ही लड़ाइयों में विजयी प्राप्त हुआ। जब वो गद्दी पे आया, इसके बाद से चारों ही लड़ाइयों में उसने विजयी प्राप्त हुआ। बेसिकली इस विजय के पीछे बाबर की तुलुगमा युद्ध नीति के ऊपर मेन फोकस क्या आता है कि जो युद्ध नीति थी, जो कुशल नेतृत्वकर्ता बन गया बाबर, उस लड़ाई ने क्या किया, बेसिकली भारत को से विजय प्राप्त किया, भारत पर विजय प्राप्त किया। हम लोग दिल्ली पर विजय प्राप्त किया। भारत वर्ड यूज सही नहीं है, क्योंकि भारत में विजय नहीं था, दिल्ली पे कंट्रोल था, ठीक है। उस समय दिल्ली सल्तनत चूंकि का पतन का कगार था, और क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव बहुत ज्यादा हो चुका था, ठीक है। अब समझो, बाबर के बाद से उसका लड़का कौन आएगा, हुमायूं आएगा। लेकिन हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाएगा। शेरशाह सूरी से कैसे हारता है, क्या होता है, वो सब चीज समझेंगे। और जान बचा के हुमायूं को क्या होता है, भारत से भागना पड़ेगा। भारत से भाग के पश्चिम एशिया में क्या करेगा, ये अपना निर्वासित जिंदगी व्यतीत करेगा। और वहीं पे अकबर को क्या होता है, अकबर को मतलब यहां पे जन्म होता है। तो अकबर का जन्म कब हुआ, तो जब हुमायूं निर्वासित जिंदगी जी रहा था। हालांकि शेरशाह के उत्तराधिकारी अत्यंत कमजोर थे, अत्यंत कमजोर थे। तो 1555 में लगभग 15 साल निर्वासित जिंदगी जीने के बाद हुमायूं पुनः अटैक करेगा और शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को हरा देगा, और फिर से दिल्ली पे कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेगा। दिल्ली पे कंट्रोल स्टेब्लिश करने के बाद एक पुस्तकालय से उतरता है, ठीक है, और उतरते समय उसका पैर बिछल जाता है, और कहा जाता है यहां से उसकी सर में चोट लगती है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने पढ़ा पोलो खेलते हुए मृत्यु, ठीक है, हमने पोलो खेलते हुए मृत्यु देखा। अभी एक लोग को हमने क्या देखा, भाई ये उतर रहे पुस्तकालय से और निपट गए, ठीक है। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जिसको सलीम के नाम से जाना जाता है, शेख सलीम चिश्ती का बहुत बड़ा फॉलोवर था अकबर, और उन्हीं के सम्मान में अपने पुत्र का नाम सलीम रखता है। क्या रखता है, सलीम रखता है, ठीक है। आ जाओ,
ठीक है। इसके बाद से जहांगीर के बाद से उसका पुत्र आएगा कौन, शाहजहां आएगा। ठीक है, जहांगीर के बाद से शाहजहां आएगा। शाहजहां के दरबार में इसके बहुत सारे पुत्रों ने विरोध किया। उनका नाम आप बता सकते हो कि किन किन लोगों ने इसका विरोध किया था। नाम इसके ड्यूरेशन में पेपर में क्वेश्चन बन गया हुआ तो बता सकते हो। इसके बाद से इसकी मृत्यु की अचानक खबर फैल जाएगी तो इसके बेटों में सबसे योग्य कौन था, ठीक है, दारा सिकोह योग्य था। मैक्स चांस है कि दारा सिकोह क्या बनेगा, गद्दी पे आएगा, लेकिन दारा सिकोह गद्दी पे नहीं आ पाता है। औरंगजेब क्या करेगा, उत्तराधिकार की लड़ाई लगेगा और अपने सभी भाइयों को परास्त करेगा और उन पे उनकी हत्या करता जाएगा। और फाइनली औरंगजेब 1658 में इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक किया, 2 बार अपना राज्याभिषेक किया है। औरंगजेब अपना राज्याभिषेक कर लेगा, यानी अपनी भाइयों की हत्या करके औरंगजेब क्या करेगा, दिल्ली की गद्दी पा जाएगा। और औरंगजेब के कुछ रिफॉर्म्स नहीं है, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी ऐसी रही, देखो कट्टर इस्लामिक प्रवृत्ति का ये शासक था। ठीक है, जितनी भी इसकी नीतियां देखेंगे वो सभी इस्लामिक इसकी पॉलिसीज रही हैं। ठीक है, तो औरंगजेब आता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से बहादुर शाह प्रथम आता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद से जहांदर शाह आता है। जहांदर देखो अब यहां से क्या है, 1712 से 1713। फर्रुखसियर 6 साल के लिए आ रहा है, 6 साल के लिए आ रहा है। इसके बाद से मोहम्मद शाह आ रहा है, मोहम्मद शाह आ रहा है। ठीक है, इसके बाद से अहमद, ठीक है, अहमद शाह आता है। फिर आलमगीर द्वितीय आएगा, फिर शाह आलम द्वितीय आएगा, फिर अकबर द्वितीय आएगा और फाइनली आपका बहादुर शाह जफर आता है, बहादुर शाह जफर आता है। तो यानी अत्यंत क्षीण शासकों का हम लोग कहते हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं, उनका क्रम आ जाता है। तो होता क्या है, यहां से आपका 7वें नंबर पॉइंट से यहां से लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक होमवर्क लो आप लोग, इनमें से जितने आपको शासक दिख रहे हैं लेटर मुगल पीरियड में, सबको किसी ना तो किसी निकनेम से जानते हैं। मैक्सिमम लोग को किसी ना तो किसी निकनेम से जानते हैं। तो यहाँ पे होमवर्क लिखो, बहुत सारी आपको होमवर्क भी देने वाला हूं आज। ठीक है, होमवर्क तो भाई आज पहला आपको होमवर्क क्या दिया हूं कि आपको मैंने दिया है कि भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान, भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान, ठीक है, जिन संप्रदायों या सिलसिलों की स्थापना हुई, या सिलसिलों की स्थापना हुई, ठीक है, उनके संस्थापक का नाम याद करो, संस्थापक का नाम याद करो। ये होमवर्क था। एक सेकेंड होमवर्क अभ्यास देख रहा हूं, लेटर मुगल पीरियड के शासकों के निकनेम, उनके निकनेम याद करो। ठीक है, जो उनके उपनाम थे, उपनाम याद करो। ठीक है, प्लस ध्यान रहा निकनेम याद करो, प्लस इसमें जो जब दरबारी षड्यंत्र स्टेब्लिश होगा तो क्या होगा कि राजा बनाने वाले कुछ ग्रुप्स का जन्म होगा, तो उन ग्रुप्स का नाम बताओ। ठीक है, ध्यान रहा जो जिनके संरक्षण में ये लोग राजा बनते हैं। ठीक है, तो उन ग्रुप्स का नाम बताओ, या सक्षम अमीर जो थे उनका नाम बताओ। ठीक है, ठीक है, उनका नाम बताओ। तो ये आपका होमवर्क था, इसकी नोट तैयार करनी है। ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं बाबर को इन डिटेल समझना स्टार्ट करते हैं। देखो बाबर ने क्या हुआ, हमने ये समझ लिया कि 1526 में बाबर ने क्या किया, मुगल अंपायर की नींव रखी। और बाबर ने पहला अटैक भारत में कब किया, तो 1519 में किया। ये चीज हमने समझा। बाजौर की युद्ध में उसने पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया। हाँ, पानीपत विजय जब जैसे पा गया, तो पानीपत विजय के बाद इसने क्या किया कि काबुल वासियों को लगभग सभी, कहा जाता है कि प्रत्येक, हालांकि बुक में तो यही लिखा है कि प्रत्येक काबुल वासियों को इसने सिल्वर कॉइन्स दिया। क्या किया, सिल्वर कॉइन्स दिया। अब देखो विजय के पश्चात क्या कर रहा है, सभी को सिल्वर कॉइन्स दे रहा है। और इसी के कारण, ध्यान देना, इसी के कारण इसको टाइटल दिया जाता है, और वो टाइटल क्या है, कलंदर। कलंदर। तो क्वेश्चन आए कि कलंदर टाइटल से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा आंसर, तो आंसर आएगा बाबर। और क्यों दिया गया, क्योंकि पानीपत फॉर द फर्स्ट बार अप्रैल 1526 में विजय के पश्चात इसने काबुल वासियों को, यहां पे याद रखना, ये काबुल वर्ड भी याद रखना चाहिए मेरे भाई, काबुल वासियों को इसने क्या किया, सिल्वर कॉइन्स दिए थे। ये तो गया 1526 की लड़ाई। फिर ये 27 में नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, ये राणा सांगा को चुनौती देगा। ठीक है, अभी राणा सांगा जी कई मुद्दों से न्यूज में है। ठीक है, हमारा काम है अपने तथ्य के अनुसार जाना, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए है।
तो वो है राणा सांगा। राणा सांगा से इन्होंने लड़ाई लगी, आगरा के पास लड़ाई होती है और राणा सांगा की इस लड़ाई में भी बाबर की जीत होती है। ठीक है, ध्यान देना। और इस लड़ाई को क्या कहते हैं हम लोग? खानवा का युद्ध कहते हैं। खानवा के युद्ध में इनका साथ शेर शाह सूरी ने भी दिया है। ध्यान देना, कौन दिया है? शेर शाह सूरी ने भी इनका साथ दिया है। ठीक है, ध्यान देना, शेर शाह सूरी ने भी साथ दिया है। तो अगेंस्ट राणा सांगा ये वार हुआ था। ठीक है, और इसी में इसने जिहाद की, खानवा के युद्ध के दौरान इसने क्या किया था? डिक्लेयर्ड जिहाद, इसने जिहाद की घोषणा की। और क्या किया? तमगा नामक कर समाप्त किया। मुस्लिम व्यापारियों से क्या किया? बेसिकली एक टैक्स लगता था जिसको हम लोग तमगा टैक्स के नाम जानते हैं, और तमगा टैक्स ने क्या किया? मुस्लिम व्यापारियों के ऊपर से हटा दिया। तमगा नामक कर क्या किया? हटा दिया, जो कि एक व्यापारिक कर था। तो कल को आपसे पूछ दे कि तमगा एक किस टाइप का कर था? ये एक एग्रीकल्चर टैक्स था, ये एक चुंगी कर था, ये एक व्यापारिक कर था, तो आंसर आएगा ये एक व्यापारिक कर था, एक ट्रेड टैक्स था। इसके बाद से ये इसकी अगली लड़ाई ये कहां जाएगा? तो ये जाएगा चंदेरी की लड़ाई करेगा। ध्यान रखना, यहां पे देखो चंदेरी का युद्ध 1528, तो मेदिनी राज लड़ाई करेगा। चंदेरी और मालवा पर क्या करेगा? अधिकार कर लेगा। यहां से वो चंदेरी और मालवा पर अधिकार कर लेगा। हाँ, तो चंदेरी की लड़ाई में क्या होता है? मेदिनी राय को पराजित करेगा, और घाघरा की लड़ाई में अफगानों को पराजित करता है। घाघरा की लड़ाई में शेर शाह, ध्यान देना, इसके अगेंस्ट लगता है। शेर शाह, ठीक है, अगेंस्ट लड़ेगा। तो यहां पे लिखिए AGAINST, सही ना? अगेंस्ट की स्पेलिंग, ठीक है। तो अगेंस्ट लड़ाई लड़ता है। तो यहां पे शेर शाह क्या है? पक्ष में लड़ाई लड़ रहा है। यहां पे लिख दो, यहां पे पक्ष में लड़ाई लड़ रहा है, इसी के साइड से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? तो वो इनकी अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे साम्राज्य विस्तार कैसे होता है। तो जब इसकी संपूर्ण लड़ाइयां देखते हैं तो पता क्या चलता है? भाई सिंध से लेके हिमालय तक, और साउथ में ग्वालियर तक, हिमालय मतलब साउथ में जाए तो ग्वालियर तक, इतने बड़े एरिया पे इसका कंट्रोल हो चुका था। फिर 26 दिसंबर, ठीक है, 1530 को इसकी क्या होगी? डेथ हो जाएगी। 1230 की क्या होगी? डेथ हो जाएगी। और जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसको क्या किया जाएगा? आगरा में दफनाया जाएगा। पहले कहां किया जाएगा? आगरा में। ठीक है, पहले इसको आगरा में दफनाया जाएगा। और आगरा में एक बाग है, ध्यान देना, एक जगह है, अगर एग्जैक्ट जगह आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो नूर अफगान बाग उसको हम कहते हैं। ध्यान देना, नूर, ठीक है, इंग्लिश देखते रहना साइड साइड में मेरे भाई। नूर अफगान बाग कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नूर अफगान बाग कहां पे स्थित है? तो नूर अफगान बाग आपका आगरा में स्थित है, और इसी नूर अफगान बाग में क्या किया गया था? इसको दफनाया गया। हालांकि इसकी इच्छा थी कि मुझे कहां दफनाया जाए? मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो इसकी इच्छा अनुसार बाद में इसकी बॉडी को काबुल में ले जाके दफना दिया जाएगा। इसने एक अपनी क्या की? ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जिसका नाम है बाबरनामा तुजूक ए बाबरी। बाबरनामा या तुजूक ए बाबरी। अब यहाँ पे बाबरनामा से फिर होमवर्क लो, फिर होमवर्क लो, चलो लो होमवर्क। आप बताओ कि बाबरनामा में किन भारतीय शासकों का उल्लेख है? किन भारतीय शासकों का उल्लेख है? इससे पता क्या चलेगा? इससे इनके समकालीन राज्य का नाम पता चल जाएगा कि भाई बाबर के समय भारत में अन्य समकालीन राज्य कौन थे। ठीक है, अच्छा, इसने तुर्की में ये भाषा ये लिखी थी। ठीक है, इसने दूरी मापने का, बेसिकली डिस्टेंस के मेजरमेंट का एक पैमाना निकाला था। डिस्टेंस के मेजरमेंट का एक पैमाना निकाला था, जिसको क्या कहते हैं? गज ए बाबरी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम लोग गज ए बाबरी के नाम से जानते हैं। इसने तुर्की में एक और काव्य संग्रह लिखा था, जिसका नाम था दीवान। क्या लिखा था? तो तुर्की में इसने एक काव्य संग्रह लिखा था। ठीक है, एक पोइट्री लिखा था, किसमें? तुर्की में। इसका नाम क्या था? दीवान। दीवान। ये इतनी बाबर के बारे में जानना है। अब बाबर चूंकि 26 दिसंबर 1530 को समाप्त हो गया, तो जब ये समाप्त हुआ तो 1530 से इसी का पुत्र था, पुत्र का नाम था क्या? हुमायूं। हुमायूं गद्दी पे आ गया। अब हुमायूं का देखेंगे, यानी उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना। हुमायूं की एक विशेषता थी, मुगलों का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में भी डिवाइड किया। और कहा जाता है कि इसका डिवीजन ही इसके लिए काल भी पड़ गया, इसकी अच्छाई इसके लिए बुराई भी पड़ गई, क्योंकि भाइयों से ही इसकी क्या हुआ कि लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, साम्राज्य की लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर इसने कालिंजर पर वार किया था। इसकी कालिंजर विजय को देखेंगे, इसके दोहरिया या दौरा के युद्ध को समझेंगे। फिर उसने चुनार का 2 बार घेरा डाला, वो देखेंगे।
ठीक है। और गुजरात अभियान, हिंदाल विद्रोह, फिर एक एक चीज इसके बारे में देखेंगे। अब देखो, तो बाबर का चूंकि ज्येष्ठ पुत्र था, तो भाई श्रेष्ठता का गद्दी मिलने के लिए श्रेष्ठता का सिद्धांत लगेगा, ज्येष्ठता का सिद्धांत लगेगा, तो हुमायूं गद्दी पे आ जाएगा। इसके भाई का नाम क्या था? एक भाई का नाम इसका था कामरान, एक भाई का नाम था अस्करी, एक भाई का नाम था हिंदाल, और एक भाई का नाम था इसके सुलेमान। ध्यान देना, ठीक है। इन सभी को इसने क्या किया? इन सभी को इसने क्या किया? ध्यान देना, जो इसमें आप सुलेमान देख रहे हो, ये चचेरा भाई था। सुलेमान कौन था? तो सुलेमान चचेरा भाई था। इसको भी इसने क्या किया? इसको भी इसने एरिया दिया राजा बनने के लिए। तो कामरान को काबुल और कंधार दिया, अस्करी को संभल दिया, हिंदाल को अलवर दिया, और सुलेमान जो कि इसका चचेरा भाई था उसको बदख्शा दिया। ये फैक्ट भूलने के चांसेस हैं, इसलिए चांस ये भी है कि पीटी में क्वेश्चन यहां से आ जाए। तो डिवाइडेड अंपायर एमंग ब्रदर्स कैसे? तो यहां तक देख लिए, ठीक है। इसके बाद से अगली बारी आती है, ये कालिंजर पर क्या करेगा? ये कालिंजर पर 1531 में क्या करता है? अटैक कर देता है। जब ये कालिंजर पर अटैक करता है, तो कालिंजर पर अटैक के समय यहां का जो शासक था उसका नाम था क्या? प्रताप रुद्रदेव सिंह, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव सिंह। तो प्रताप रुद्र सिंह, ठीक है, रुद्रदेव सिंह पे अटैक करेगा और इनसे क्या करता है? बेसिकली संधि कर लेगा, ठीक है। क्यों? अच्छा, इन पे अटैक क्यों करता है? क्योंकि हुमायूं के समय में अफगान के अटैक का ध्यान देना, और अफगानों के साथ कौन था? वो तो बेसिकली महमूद लोदी और शेर का। तो अफगान की अटैक का बड़ा डर था, और कहा जाता है कि इसने बोला कि भाई चूंकि रुद्रदेव सिंह का क्या था कि रुद्रदेव सिंह के का जो संबंध था वो अफगानों से अच्छा था, इसी के लिए इसने क्या किया? कालिंजर पर अटैक किया। और कालिंजर के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव इनको पराजित करेगा, बाद में इनसे समझौता कर लेगा, और समझौते के माध्यम से क्या होगा कि इनको इनकी गद्दी वापस लौटा देगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद से हम लोग दौरा या दोरहिया का युद्ध समझेंगे, दौरा या दोरहिया के युद्ध को भी समझेंगे। देखो, ठीक है, इस युद्ध के समय से क्या हुआ? इसने महमूद लोदी पर विजय प्राप्त किया। देना, ठीक, देना, इसने महमूद लोदी पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। और दौरा एवं दोरहिया के युद्ध में इसने क्या किया? महमूद लोदी पे विजय प्राप्त किया। और इसके पहले के युद्धों में जब शेर खां क्या होता था? इसके साथ रहता था, लेकिन शेर खान ने यहीं से क्या किया? दौरा एवं दोरहिया के युद्ध से ही शेर खान ने महमूद लोदी का साथ छोड़ दिया था। ध्यान रखना, शेर खां, इसमें क्या हुआ? दौरा एवं दोरहिया के युद्ध में महमूद लोदी हार गया, और शेर खां इसका क्या किया? साथ छोड़ दिया, बोला भाई तू अपने जगह पर रह। और शेर खां क्या करेगा? बेसिकली एक चुनार का किला था, चुनार का किला था। जब एक कालिंजर पे अटैक करना था तभी शेर खां क्या करता है? चुनार के किले पे अटैक कर लेता है। और चुनार के किले पे किसका कंट्रोल था? तो शेर खां का कंट्रोल था। तो जब महमूद लोदी पे विजय प्राप्त कर लेगा हुमायूं, तो क्या भाई एक काम करो, चुनार भी चलो, चुनार चलो, वहां पे शेर खां है, इससे भी दो हाथ कर लेते हैं। और चुनार के किले को 4 महीने तक चारों तरफ से घेर लिया, 4 मंथ तक इसको चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि इसी बीच में इसको पता चला कि इसके भाई ने क्या किया है कि विरोध कर दिया है, इसके भाई ने क्या किया है? विरोध कर दिया है। तो इसको लगेगा यार अभी यही समय है कि भाई समझौता कर लो, ठीक है, क्योंकि आगरा में इस बात की खबर आती है कि इसी के भाई की तरह क्या कर दिया गया? विरोध कर दिया गया। तो क्या एक काम करो, ठीक है, हमको समझौता करना पड़ेगा। तो शेर खां के पास लेटर हो जाएगा कि हम चलो अटैक नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ समझौता करेंगे। तो शेर खां बोलेगा शर्त क्या है? तो बोलेगा आपको समर्पण व्यक्त करना है, मतलब हमारे प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की, हमारे खिलाफ फिर किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं होगे। तो शेर खां बोला भाई कि ठीक है, एक मेरा भाई है जिसका नाम है कुतुब खां, कहानी सुनते चलना बस आप लोग, कहानी सुनते चलो, मजा आएगा आपको। एक इनका भाई था, इनके भाई का नाम था कुतुब खां। बोला कि कुतुब खां क्या करेगा? एक टुकड़ी लेके परमानेंट आपके सेवा में शामिल रहेगा, ठीक है, सुरक्षात्मक तौर पे। तो भाई हम अपने भाई को क्या कर रहे हैं? आपकी सेवा में लगा दे रहे हैं, इससे बड़ा समर्पण क्या चाहिए? तो बोलेगा ठीक है। इसके बाद से हुमायूं वापस दिल्ली जाएगा, दीनपनाह किले का निर्माण करेगा दिल्ली में, ठीक है। तो दीनपनाह किले का निर्माण करता है, ठीक है। यही नहीं, इस वक्त गुजरात अभियान पे उसके बाद से वो निकलेगा, गुजरात अभियान पे। जब वो गुजरात अभियान पे निकलता है तो गुजरात का जो शासक था उसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। बहादुर शाह भी योग्यता चांस था भविष्य में हुमायूं के कुछ एरियाज पे कंट्रोल कर ले। इसी डर से हुमायूं क्या करता है? गुजरात अभियान करता है।
बहादुर शाह से संघर्ष होगा, बहादुर शाह को पराजित भी कर देता है, लेकिन बहादुर शाह की जगह वो जिसको रखता है, ध्यान देना, ठीक है, जिसको नियंत्रण के लिए रखता है, उसके नियंत्रण में बहुत दिन तक बात ये लोकेशन रहती नहीं है, ध्यान देना, बहुत दिन तक ये लोकेशन रहती नहीं है, और पुनः क्या करता है, बहादुर शाह वापस कैप्चर कर लेता है। क्योंकि बहादुर शाह से संघर्ष हुआ और बहादुर शाह से संघर्ष के पश्चात गुजरात एवं मालवा के कुछ लोकेशन पे हुमायूं क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, गुजरात प्लस मालवा। हालांकि बहादुर शाह उसे छुड़वा लेता है, बहादुर शाह क्या करेगा, इसको छुड़वा लेगा, तो शॉर्ट टाइम तक क्या होता है, वो केवल और केवल इसके नियंत्रण में रहता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम तक। अच्छा, बहादुर शाह उतना योग्य शासक भी नहीं था, बहादुर शाह बहुत योग्य शासक मानने जाते हैं। अब देखो चुनार में अभी कौन है, तो चुनार में जो शख्स है उस शख्स का नाम है शेर खां। शेर खां 1537 में चुनार पे दोबारा अटैक करेगा, 1537 में चुनार पे दोबारा अटैक करेगा और जीत भी जाएगा। जीत के क्या करेगा, ठीक है, बेसिकली गौड़ जो बंगाल का नाम वहां पे चेंज करेगा, एरिया था बंगाल का, ठीक है, वहां उसका नाम जन्नताबाद कर देता है। तो चुनार का दोबारा इसने क्या किया, घेरा, पहली बार घेरा कब डाला, तो भाई वो पहली बार घेरा जो डाला था वो अराउंड 1532 के करीब में डाला था, ध्यान रहा, ठीक है, 1532 के करीब में घेरा डाला था। उसके बाद से चुनार का द्वितीय घेरा 37 में डाला, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब देखना, जैसे मैंने आपको ऊपर एक जगह बताया था, ठीक, चुनार के प्रथम घेरे में कि इसके भाई ने विरोध कर दिया था, इसके लिए इसको जाना पड़ा, ठीक है, वो फैक्ट वहां पे नहीं था। देखो बेसिकली चुनार का जब दूसरी बार घेरा डालता है उसके बाद से वो फैक्ट सही है, वो फैक्ट यहां पे सही है, ठीक है, कि इस बीच में इसको सही खबर मिली, मुझे ये पता था कि चुनार का जब घेरा डालता है तभी इसका भाई जो हिंदाल है वो आगरा का खुद को शासक घोषित कर देता है, ठीक है, यानी तख्ता पलट कर देता है। तो इस बात का खबर आएगा कि हिंदाल ने क्या किया है, हिंदाल ने विरोध कर दिया है। तो जब हिंदाल विरोध करेगा यानी क्या करेगा, तख्ता पलट कर देगा, और तख्ता पलट के हिंदाल क्या करता है, कहता है भाई आगरा में वो स्वयं का शासन घोषित कर देगा कि भाई सेल्फ रूलर, खुद को हिमसेल्फ रूलर डिक्लेयर कर देगा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ रूलर, ठीक है, ध्यान देना। आगे क्या होगा, चौसा का युद्ध होगा। चौसा का युद्ध कब होता है, 27 जून 1539। चौसा के युद्ध में शेर खां से क्या होगा, हुमायूं पराजित होगा, ठीक है। लगभग चांस था कि शेर खां मार देगा किसको, हुमायूं को, लेकिन हुमायूं की जान कहा जाता है कि एक भिश्ती जान निजाम नामक, ये नाम याद रखना आप लोग, जान निजाम नामक एक भिश्ती ने, ठीक है, जानना, इसकी जान जो है वो निजाम नामक एक भिश्ती ने, ठीक है, इसकी जान जो है, मतलब नाम इसका जान निजाम नहीं था, इसकी जो प्राण है, हुमायूं की जो जान है, उसका जो प्राण है वो निजाम नामक एक भिश्ती ने, ध्यान रहा, बचा लिया, ठीक है। ये मतलब नदी के रास्ते इसको लेके पार हो जाता है। तो चूंकि भिश्ती ने इसकी प्राण बचाए थे, तो जब हुमायूं क्या करेगा, इसको एक दिन के लिए बोलता है कि यार इसको दिल्ली का सुल्तान बना दो, ठीक है। तो निजाम दिल्ली का कितने दिन के लिए सुल्तान बना है, एक दिन के लिए सुल्तान बना। तो सबसे कम समय के लिए दिल्ली का की गद्दी पे कौन बैठा, तो निजाम, एक दिन के लिए, ठीक है, प्रतीक रूप में बैठा था, प्रतीकात्मक था। अब देखो यहां पे हमने चौसा का युद्ध देखा, यानी चौसा के युद्ध पे अस्थायी कंट्रोल दिल्ली पे स्टेब्लिश हुआ था, किसका, बेसिकली कन्नौज का एरिया, जो कन्नौज का एरिया है उसको शेरशाह ने यहीं पे जीत लिया था। शेरशाह ने क्या किया था, यहीं पे जीत लिया था कन्नौज को, ठीक है, कन्नौज को क्या था, शेरशाह ने यहीं पे जीत लिया था। और जब शेरशाह कन्नौज को जीत लेता है, ठीक है, इसके बाद से आपका अगला लड़ाई कब होता है, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब होगा, तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होगा। यही क्या है, यही निर्णायक हार है। शेरशाह ने यहीं से क्या करेगा, दिल्ली पे कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेगा, दिल्ली पे कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेगा। आप बताओ कि चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, इन दोनों युद्धों में से वो कौन सा युद्ध था जिसके विजय के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की, शेरशाह सूरी की टाइटल ग्रहण करता है, शेरशाह सूरी का टाइटल ग्रहण करेगा। देखो जो इसका नाम आप शेर खां सुन रहे हो, शेर खां भी एक टाइटल ही है, समझना बात को, शेर खां भी क्या है, तो शेर खां भी एक टाइटल ही है, और ये टाइटल इसको दक्षिणी बिहार के एक सूबेदार थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी, याद रखना, बहार खां लोहानी जो कि दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे, उन्होंने ही इसकी वीरता को देखते हुए शेर खां टाइटल दिया था इसे।
कौन सा टाइटल दिया था? तो शेर खां नामक टाइटल दिया था। अब इसी टाइटल से वो जीता रहा लंबे समय तक जीता रहेगा। आगे चल के उसको शेर शाह का भी टाइटल मिलता है। हालांकि उसके पास हजरत ए आला की भी टाइटल थी, ठीक है, हजरत ए आला की भी टाइटल थी। और 1529 में इसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हरा के हजरत ए आला की टाइटल ली थी। देखो अभी सब बोलता चल रहा हूं, कहीं कहीं नोट करना, ठीक है। इसके पास हजरत ए आला, मैंने क्या बताया, इसके पास कौन कौन सी टाइटल थी? तो आपको मैंने बताया कि शेर खां की टाइटल थी। शेर खां का टाइटल किसने दिया? तो शेर खां का टाइटल आपको दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे बहार खां लोहानी। इन्होंने दिया, बहार खां लोहानी। इसके बाद से मैंने आपसे बताया कि भैया अगली चीज याद रखो कि इसने इसको जो एक टाइटल मिला था वो टाइटल था हजरत ए आला। हजरत ए आला। और हजरत ए आला नामक इसने टाइटल कब ली? इसने हजरत ए आला नामक टाइटल ली थी जब इसने क्या किया था, बेसिकली नुसरत, बंगाल के शासक या बंगाल विजय किया था, ऐसे लिख दो, बंगाल विजय किया। बंगाल विजय के पश्चात इसने, ठीक है, क्या किया, बेसिकली हजरत ए आला की टाइटल लेता है। क्या लेता है? हजरत ए आला की टाइटल लेता है, ठीक है। और चौसा विजय के पश्चात, ध्यान रखना, चौसा विजय के पश्चात ये क्या करेगा, ये शेर शाह का टाइटल लेगा। क्या लेगा? शेर शाह की उपाधि लेगा। आगे बात समझ में? तो इसकी उपाधियों का ये क्रम हो गया। तो यानी हमने क्या किया, बेसिकली दो निर्णायक युद्ध होते हैं। एक निर्णायक युद्ध आपका यहाँ पे चौसा में हो रहा है और एक निर्णायक युद्ध आपका कन्नौज या बिलग्राम में हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में? ये ध्यान देना यहाँ पे, ठीक। तो होगा क्या, फाइनली जब दिल्ली पे कंट्रोल किसका हो जाएगा? दिल्ली पे कंट्रोल हो जाएगा शेर शाह का। तो यहां से इसका नाम क्या था? शेर शाह सूरी। और यहीं से दिल्ली पे सूरी डायनेस्टी चलनी स्टार्ट हो जाती है। 17 मई 1540 को जब हरा देगा तो यहां से क्या होगा? सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से सूरी डायनेस्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सूरी डायनेस्टी की न्यू किसने रखी? शेर शाह सूरी ने। देखो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था मेरे भाई? तो बचपन का नाम इसके फरीद था। क्या था? फरीद इसका चाइल्डहुड नेम था। इसके टाइटल्स क्या थे? शेर का थे। शेर का टाइटल किसने दिया? बताया। क्यों दिया? लिखा है। हजरत आला के टाइटल कब दिया? 1529 में। क्यों? बंगाल विजय किया, नुसरत शाह को हराया। शेर शाह के टाइटल चौसा के बाद लिया। सूर्यवंश की स्थापना किया। 10 जून 1540 में इसने आगरा में अपना राज्याभिषेक किया, ठीक है। 1540, 1940 नहीं, 1540, ठीक है। इसके द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयां, तो भाई चौसा हमने देख लिया और कन्नौज हमने देख लिया। चौसा देख लिया और कन्नौज देख लिया। अब इसके द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयां क्या है? चौसा और कन्नौज के बाद मालवा, रायसीन, मारवाड़ और कालिंजर। इसके पहले इसने बंगाल विजय किया है, ध्यान रखना। इसके पहले इसने क्या किया है? बंगाल विजय भी किया है, यह भी दिमाग रखना, ठीक है। बंगाल विजय किया है, यह चीज हमारे दिमाग में रखना चाहिए। लगभग 10 साल पहले ही। काफी योग्यता ये। और यहीं आपके फैजाबाद का ये पढ़ा हुआ था, ठीक है, क्योंकि होता है सरकी डायनेस्टी वहां पे थी और वहीं का ये पढ़ा हुआ है। फैजाबाद समय के साथ एजुकेशन में आगे बढ़ जाती है। अब देखो इसने क्या किया? मालवा विजय किया। कब? 1542 में इसने मालवा विजय करता है। शेरशाह मालवा विजय करता है। और 1543 में इसने रायसीन विजय किया। ध्यान रखना, 1542 में मालवा और 1543 में रायसीन पे आक्रमण किया। जब रायसीन पे आक्रमण किया तो यहां का शासक था पूरनमल। ध्यान रखना, रायसीन का शासक कौन था? यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, पूरनमल। तो यहां का शासक पूरनमल था। क्या क्या? ये बेसिकली इसकी हत्या कर देता है विश्वासघात करके, ठीक है। तो रायसीन पे अटैक किया। तो रायसीन के शासक का नाम क्या था? पूरनमल था। अब देखो इसका से मारवाड़ पे 1 साल बाद, अगले ही साल ये क्या करेगा? मारवाड़ पे 1544 में मारवाड़ पे अटैक करेगा। और मारवाड़ वाला अटैक इसको महंगा, बहुत महंगा पड़ता, लेकिन ठीक है बच गया। तो मारवाड़ पे अटैक करेगा। तो यहां का शासक कौन था? मालदेव थे। कौन था? मालदेव थे। और मालदेव ने, मारवाड़ियों ने इनको, मतलब मारवाड़ के शासक ने इनको इतनी तगड़ी प्रतिद्वंदिता दी, इतनी तगड़ी प्रतिद्वंदिता दी कि शेर शाह सूरी जस्ट हार के आगे बढ़ा था।
ये कहता भी है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान खो देता, अर्थात हिंदुस्तान से अपना साम्राज्य खो देता, अर्थात मारवाड़ ने हमको निपटा दिया था, हरा दिया था। अब सोचो अगर हरा दिया होता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। ठीक है, अब ये शासक अगर ऐसा बोल रहा है कि मुट्ठी भर बाजरे के यानी छोटी सी जमीन के लिए हमने क्या किया, पूरा हिंदुस्तान खोने वाला था मैं, ठीक है, लेकिन ठीक है बच गया। इसके बाद से इस 44 की लड़ाई के बाद से ये चला जाएगा कहां, कालिंजर। 1545 में ये कालिंजर पे अटैक करेगा और कालिंजर के शासक का नाम क्या था, कालिंजर के शासक का नाम था कीरत सिंह। याद रखना नाम, क्या नाम था मेरे भाई, कीरत सिंह, कालिंजर के शासक का नाम था। अब देखो हमने क्या देखा कि 43 में रायसीन पे तब पूरनमल था, पूरनमल की वहां पे हत्या हुई। फिर मारवाड़ अटैक किया, मारवाड़ पे शासक किसका, मालदेव का। मालदेव ने कड़ी प्रतिद्वंदिता दी, ठीक है, लगभग जीत गया ये, ठीक है। फिर कालिंजर अटैक किया 1545, जीत गया। यहां पे शासक कौन था, कीरत सिंह था। तो देखो अर्थात ना कि आप जब विजयी हो तो बहुत हर्षोल्लास मत मनाओ। हमारे गांव में मतलब ठीक है, यहां पे बोला नहीं सकता स्टूडेंट कि ज्यादा, ठीक है, उड़ते नहीं है, मतलब ठीक है। हाँ अब देखो ये क्या क्या, मान लो कि ये कालिंजर का बाउंड्री था, तो भाई बहुत मजबूत बाउंड्री था। इस पे क्या किया, एक तोप मरवाया, एक तोप का गोला क्या किया जिसका नाम था उक्का। उक्का नामक एक अग्न्यास्त्र, बोला कि एक काम करो इस उक्का अग्न्यास्त्र के माध्यम से कालिंजर का किला तोड़ दो। और ये अग्न्यास्त्र जब उक्का आया यहां पे लगा तो ये उक्का जाके गिर गया किसके ऊपर, शेरशाह सूरी के ऊपर, टकरा के दीवार से जाके शेरशाह सूरी के ऊपर गिर जाएगा और शेरशाह सूरी हुक्का बन जाएगा, निपट जाएगा यहीं से। तो पूरी लड़ाई जीत गया था भाई। कालिंजर का किला तोड़ने के लिए सामने खड़ा हो कि उक्का क्या मरवाने का काम है, निपट गए। तो जीती हुई लड़ाई हार गया, हार गया क्या, जीत गया था, जीता था। फिर इसके वंशज गद्दी पाते हैं, लेकिन ठीक है जो भोग स्वयं करता, जितना योगी ये स्वयं था, बाकी तो थे नहीं, ठीक है। अब इसके सेनापतियों का यहाँ पे नाम लिखा है, ये आपको नहीं याद करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसने रोहतासगढ़ में एक किला को निर्माण किया था, ठीक है। ये क्या क्या था, रोहतासगढ़ में बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए यहां पे किले का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, रोहतासगढ़, ठीक है। रोहतासगढ़ नामक एक किला का निर्माण किया। तो रोहतासगढ़ समझ गए, रोहतासगढ़ देख लिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे तो हमने देखा कि इसकी विजय 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 देख रहे हैं। अब हमको थोड़ा सा इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। देखो इसने, अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान देना आप लोग, इसने क्या किया, देखो शासक कोई भी होगा, चाहे दिल्ली का होगा, चाहे उसका होगा, चाहे मौर्य हो, चाहे गुप्ता हो, सब केंद्रीकृत शासन स्टार्ट करते हैं। इसकी खूबी क्या थी, ध्यान देना, राजस्व संबंधी इसके सुधार देखोगे तो इसने क्या किया कि बेसिकली भूमि सुधार किया। भूमि को इसने 3 हिस्से में बांटा। एक को कहते हैं उत्तम भूमि, एक को क्या कहा उसने, उत्तम भूमि जहां की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। एक को मध्यम भूमि, मध्यम भूमि, और एक को क्या क्या कहा इसने, निम्न भूमि, यानी निम्न उर्वरता वाली जो भूमि थी उसको निम्न का। तो उत्तम भूमि पे टैक्स क्या करेगा, हाई करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो भूमि सुधार किया। राजस्व व्यवस्था में इसने सुधार किया। इसने बोला भाई कि हमको उपज का 1/3 चाहिए, उपज का कितना चाहिए, 1/3 चाहिए। इसने डाक प्रणाली की शुरुआत की, ध्यान देना यहां पे लिखा है, आप पढ़ोगे तो यहां पे डाक प्रणाली की व्यवस्था करता है, ठीक है। राजस्व व्यवस्था में इसने 2 टैक्सेशन को ऐड किया था, ध्यान देना, इसने 2 टैक्सेशन को ऐड किया था। एक टैक्स का नाम था आपका जरीमाना, कहीं देखता हूं आगे लिखा हूं क्या, कहीं आगे लिखा हूं, आगे लिखा हूं, हो जाएगा, आप समझ जाओ। इसने सड़कों का निर्माण किया जिसमें एक आपका नाम क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड है। तो आप ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां के बीच का है और कितने किलोमीटर का बता सकते हो, ठीक है। 1545 में कैसे मरा बता दिया। इसका जो उत्तराधिकारी था वो इस्लाम शाह सूर था, ठीक है। हालांकि उत्तराधिकारी सब विफल ही होंगे, तो यही कारण होगा 1555 में वापस हुमायूं आ जाता है। यहां पे देखो हुमायूं क्या था, 1555 में वापस आ जाता है, इसके लोगों को हरा देगा। इस तरीके से हमने क्या किया, शेरशाह सूरी देख लिया। शेरशाह सूरी के हमको क्या करना है, थोड़ा सा मिलिट्री रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म को समझना होगा, पेपर में यहां से आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने मिलिट्री रिफॉर्म देखो। तो मिलिट्री रिफॉर्म में इसने कुछ नहीं किया, बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने जो जो पढ़ा है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान रखना,
खिलजी के बारे में आपने जो जो पढ़ा है उसी अलाउद्दीन खिलजी का एक एक चीज कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे अस्थाई सेना की स्थापना किया, इनको बोला कि भाई एक स्टैंडिंग आर्मी गठित करो। इसने बोला भाई कि इनको जो वेतन देना है वो कैश सैलरीज देना है। इसने बोला भाई कि हमारे पास घोड़ों की हेर फेर ना हो, तो इसने घोड़ों के दागने की प्रथा स्टार्ट की। ठीक है, सैनिकों का हुलिया दर्ज कराया, ठीक है, ताकि कितने एग्जैक्ट सैनिक का पता रहे। ठीक है, और क्या किया, ठीक है, कि इसने गुप्तचर सिस्टम को भी इसने डेवलप किया था। तो ये लगभग इसने जो स्टेब्लिश किया, ठीक है, वो 100% चीज आपको कहां देखने को मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी के भी समय देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा याद देखो, भूमि की उपज के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा, ये बता दिया। 1/3 इसने क्या किया, टैक्स लगाया, और टैक्स लगाया, ठीक है, ये देख लिया। ठीक है, इसने क्या किया, पट्टा और कबूलियत इसको लागू किया। ठीक है, ध्यान देना, पट्टा क्या था, बेसिकली लीज सिस्टम था, और कबूलियत क्या है, एक एग्रीमेंट हुआ करता था, तो पट्टा और कबूलियत सिस्टम लेके आया। इसने बोला भाई आप जो हमारा रेवेन्यू है वो कैश में भी दे सकते हो, और आप चाहो तो उसको अनाज के फॉर्म में भी दे सकते हो। ठीक है, इसने 2 टैक्सेस रेट किया। एक टैक्स का नाम है जरीमाना, जो कि लगता था कितना, 2.5%। कितना लगता था, 2.5%। ये क्या है, ये एक सर्वेक्षण शुल्क था। जानना, जो जरीमाना था, जरीमाना एक सर्वेक्षण शुल्क था, एक सर्वे फीस था। कितना परसेंट था, 2.5%। और एक था महासिलाना, जानना, महासिलाना जो कर संग्रह टैक्स था, वो क्या था, महासिलाना। तो जरीमाना एक टैक्स था और एक महासिलाना टैक्स था। अच्छा, मुल्तान अपवाद था। मुल्तान में जो देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मुल्तान इस बात का अपवाद था। मुल्तान में जो टैक्स लिया जाता था वो कितना लिया जाता था, उपज का 1/4 भाग। ठीक है, जानना, उपज का कितना लिया जाता था, मुल्तान से कितना लिया जाता था, उपज का 1/4 पार्ट, 1/4 भाग उपज का लिया जाता था। तो आगे बात समझ में, 1/4 भाग उपज का कहां से लिया जाता था, मुल्तान में। ओके, मुल्तान में। तो हमने ये देख लिया। अब बात आती है आर्थिक सुधार। क्या किया, आर्थिक सुधार, तो शुद्ध सोने चांदी के इसने सिक्के चलाए, मुद्रा प्रणाली में एक समान की, ताकि पूरे अंपायर में एक समान सिस्टम चले। माप तौल के उपकरणों का मानकीकरण किया, उसको क्या किया, स्टैंडर्डाइज्ड किया, कि भाई ठीक है, माप तौल के नियम हर क्षेत्र में अलग अलग ना हो। इसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक टैक्स था, जानना, उस टैक्स का नाम था सहदारी टैक्स। जानना, सहदारी, ठीक है, उसको एबोलिश किया, उसको समाप्त कर दिया। सहदारी नामक टैक्स को क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, केवल 2 स्थानों पर अब चुंगी देनी होती थी, और चुंगी टैक्स लगती थी वो केवल 2 लोकेशन पे। एक तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जहां पे उसका क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, किसी सामान का जहां उत्पादन हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन स्थल है, एक तो वहां पे आपको चुंगी टैक्स देना था, और एक जहां सामान, ठीक है, जो बिक्री हो रही है, जो बिक्री केंद्र है, जो सेल पॉइंट है, एक तो वहां पे आपको चुंगी टैक्स देना था। तो 2 जगह पे चुंगी टैक्स देना था। तो ये उसकी क्या हो गया, ये इसके आर्थिक सुधार हो गया। सैनिक सुधार हमने क्या देखा, तो अलाउद्दीन की कॉपी पेस्ट। राज्य सुधार में तो भाई 1/3 एग्रीकल्चर को डिवाइड किया, पट्टा कबूलियत के सिस्टम लेके आया, ठीक है, और जरीमाना और महासिलाना जैसे टैक्सेस को लागू किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या किया, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने सहदारी नामक टैक्स को समाप्त कर दिया। चुंगी टैक्स अब केवल 2 जगह देनी थी, एक जगह कहां पे, तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे, एक जगह कहां पे, तो पॉइंट ऑफ सेल पे, जहां बनाओ और जहां बेचो, इन 2 लोकेशंस पे। इसने व्यापार के लिए भाई कई सारे सड़कें बनवाई। इसके सड़कों का भी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सरायों, कई सारे सराय मतलब जो रहने व्यापार कोई कर रहा है तो उसके रुकने के लिए कहा जाता है। 1700 सरायों का लगभग इसने निर्माण कराया था, एक ऐसा फिगर मिलता है। अब आ जाओ, इसके द्वारा जो किए गए पब्लिक वेलफेयर वर्क्स है उनको देखो। तो पब्लिक वेलफेयर वर्क्स में क्या है भाई, इसने कई सारे सड़क का निर्माण किया। सड़क का कहां से कहां निर्माण किया, तो बंगाल में एक लोकेशन है सोनारगांव, वहां से अटक के बीच में, पंजाब में अटक पड़ता है। ठीक है, अब बताओ कटक कहां पड़ता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक विकसित है, आपसे पूछा हूं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहां पे है, तो बंगाल से पंजाब के बीच में, सोनारगांव से अटक के बीच में आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है। आगरा से बहरामपुर के लिए भी इसने क्या किया, रोड बनाया, फ्रॉम आगरा टू बहरामपुर। इसके अलावा आगरा से जोधपुर होते हुए
चित्तौड़ के लिए और लाहौर से मुल्तान तक के लिए इसने रोड्स बनवाए। ठीक है, 1700 सरायों, ध्यान देना। ठीक है, प्रत्येक 2 कोस में इसका टारगेट था कि एक सराय रहना चाहिए। ठीक है, सराय बेसिकली रेस्ट लोकेशंस थी। ठीक है, तो 1700 सराय होनी चाहिए। ठीक है, कन्नौज पे जब इसने विजय प्राप्त की थी तो इसने कन्नौज को नष्ट कर दिया और वहां पे अपने नाम से शेरसो नाम से एक नगर की स्थापना करवाई। ठीक है, आगे बात समझ में। रोहतासगढ़ किले वाला फैक्ट ऑलरेडी हमने देखा है। ठीक है, कि बेसिकली इसने रोहतासगढ़ फोर्ट का निर्माण कराया। रीजन क्या था, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की सिक्योरिंग को दिमाग में रखते हुए। ठीक है, सासाराम में इसका क्या है, तो सासाराम में इसका मकबरा स्थित है जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, स्वयं इसने सुल्तान उल अदल की उपाधि, सुल्तान उल अदल का टाइटल लिया, ध्यान, उपाधि के साथ ये उपाधि लेता है और एक न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। काजी जो होता था वो असैनिक मामलों का निर्णय लेता था। जो इसमें काजीज होते थे इसके ड्यूरेशन में, वो असैनिक मामले यानी सिविल केसेस को देखते थे। ठीक है, पंचायतों द्वारा जो गांवों के मुकदमे होते थे उनको निपटाया जाता था। तो इसने जुडिशियल सिस्टम कैसा एस्टेब्लिश किया, सबसे सर्वा कौन था, जुडिशरी का तो खुद था। सुल्तान उल अदल का टाइटल खुद ले रखा था। तो ये हो गया इसका न्याय सिस्टम। अब आओ इसकी भूमि माप प्रणाली को देखो, तो इसने सिकंदरी गज की स्थापना की, सरे डंडी की स्थापना की। ठीक है, अतिरिक्त जो कर व्यवस्था थी, जो जरीमाना और महासिलाना, ये मैंने पहले ही बता दिया। मलिक मोहम्मद जायसी इसी के समकालीन थे। ये चीजें एक फैक्ट के तौर पे ध्यान दो। अब यहां से स्टार्ट होगा अकबर, क्योंकि 1555 में जब हुमायूं आता है तो 56 में हुमायूं निपट जाता है। और जब हुमायूं निपटता है तो एक्चुअली उस वक्त पंजाब में एक में क्या था, बैरम खां के नेतृत्व में अकबर एक लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, और वही खबर मिलती कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं क्या था, एक निर्वासित सम्राट था। ठीक है, एक यहां पर देखो निर्वासित सम्राट था। संरक्षक इसका कौन था, बैरम खां था। बाद में बैरम खां से इसका क्या होता है, खटक जाता है। बैरम खां का क्या हो जाएगा, ये बैरी बन जाएगा। और बैरी बन जाएगा तो सिंपल सी बात है कि अब उसकी बात नहीं मानेगा। बात नहीं मानेगा तो होगी लड़ाई। देखो, तो ये चीज हमने समझ लिया। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका संरक्षक कौन था, बैरम खां था। इस बार ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया था, थोड़ा अलग बन के आया था। हाँ, ध्यान देना। अच्छा, प्रारंभिक प्रशासनिक अनुभव अगर पूछे तो होता क्या है, ये देखो प्रारंभिक प्रशासनिक अनुभव का यह था कि इसको गवर्नर के तौर पे, पहले राजा बनने के पहले ये गाजी और लाहौर का क्या था, गवर्नर बनाया गया था। सॉरी, गजनी और लाहौर का क्या था, ये गवर्नर बनाया गया था। तो ये इसके पहले इसने प्रशासन का जो अनुभव लिया था उसके बारे में। ठीक है, इसकी राज्याभिषेक कहां पे हुआ, यहां पे देखो राज्याभिषेक के बारे में लिखा है, ये ध्यान दो। तो यहां पे देखो राज्याभिषेक लिखा है। इसका राज्याभिषेक कहां पे हुआ, तो इसका राज्याभिषेक पंजाब में हुआ। पंजाब का एक लोकेशन है कलानौर, कलानौर में इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, ध्यान देना। बाद में 1556 से संबंध इसका बहुत अच्छा रहता है, लेकिन महज 4 साल 1560 आते इसका संबंध बैरम खां से खराब हो जाएगा। इसके पीछे कारण दरबारी षड्यंत्र बताया जाता है। दूसरा, अकबर की स्वयं की बुद्धि, वो क्या है, अब शासन को खुद के नियंत्रण में लेना चाहता था। इसके लिए क्या करेगा, बैरम खां चूंकि इस ड्यूरेशन में इनके संरक्षक और प्रधानमंत्री भी थे, बैरम खां को सभी पदों से अपदस्थ करेगा और कहेगा आप एक काम करिए, हज की यात्रा पे निकलिए, आप अब बहुत उम्र हो गया, आपने बहुत सेवा की, और रास्ते में मरवा देगा। समझो बात को। इस ड्यूरेशन की जो इसके ड्यूरेशन की जो सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है वो है बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का सेकेंड वार, जो कि 5 नवंबर 1556 को स्टार्ट होता है। इसमें अकबर की तरफ से बैरम खां, जो कि उसके गार्जियन थे, संरक्षक थे, वो जाते हैं, और सूरवंश की तरफ से उनका सेनापति हेमू जाता है। देखो, हेमू पहले क्या था, एक व्यापारी था, बाद में क्या बन जाता है, तो एक योद्धा हो जाता है। ध्यान देना, ये एक क्या था, ये प्रधानमंत्री भी था। कहां का, तो जौनपुर के शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। जौनपुर के शासक, ठीक है, आदिल शाह का क्या था, ये प्रधानमंत्री था। और आदिल शाह की तरफ से पानीपत द्वितीय में कौन आएगा, तो पानीपत द्वितीय में बैरम खां, सॉरी हेमू आएगा, और अकबर की तरफ से बैरम खां आएगा। दोनों के बीच में लड़ाई होगा, हेमू को बैरम खां मार देता है पराजय के बाद। ठीक है, अब हम लोग अकबर की वैसे तो बहुत सारी युद्ध डायरेक्टली नहीं लड़ा है, ठीक है, लेकिन हमको उसके 2 युद्धों के बारे में जानना जरूरी है।
1561 का एक युद्ध और 1564 का दूसरा युद्ध। 1561 का जो युद्ध है उसका नाम है मालवा का युद्ध, और 1564 का युद्ध है वो है गढ़कटंगा का युद्ध। देखो ठीक है, इन दो युद्धों के बारे में हम समझेंगे, हम जानेंगे। देखो माहम अनगा जो कि मौसी थी किसकी, अकबर की, इनका बेटा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था अधम का। क्या नाम, उसका नाम था अधम का। तो माहम अनगा कौन थी, तो माहम अनगा बेसिकली मौसी थी, किसकी मौसी थी, तो माहम अनगा मौसी थी अकबर की। ठीक है, जानना माहम अनगा मौसी थी अकबर की। एक फैक्ट मैंने अपने नोट्स में लिखा है, आपको बता दूं, आपको अकबर के ड्यूरेशन में अगर आपसे पूछे कि पेटीकोट शासन से क्या संबंध है, तो पेटीकोट का संबंध जाहिर जाते महिलाओं से। ठीक है, यानी जब महिलाओं का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा ज्यादा, कहां पे, शासन में। क्योंकि 1560 में बैरम खां को क्या करा देता है, हत्या करा देता है, बैरम खां की हत्या हो जाएगी। तो जब बैरम खां की हत्या हो जाएगी तो सीधी सी बात है, अब गद्दी क्या है, इसमें कंट्रोल लगभग माहम अनगा का हो जाता है। किसका, माहम अनगा का। ठीक है, हो जाता है। तो माहम इसी के लिए इस ड्यूरेशन को हम लोग 1560 से 62 के ड्यूरेशन को हम लोग क्या जानते हैं, पेटीकोट शासन के रूप में जानते हैं। इन्हीं क्या बेटा था जिसका नाम था अधम खां, अधम खां। अब यहां पे इसकी बदतमीजी की कहानी यहां है, ध्यान देना। तो मालवा विजय क्या होता है, मालवा विजय पे जाता है तो उधर से बाज बहादुर, मालवा का शासक कौन था, बाज बहादुर था। बाज बहादुर के बारे में बहुत अच्छी बातें तो नहीं है, नाम में बहादुर था भी बहादुर, लेकिन इसके साथ एक खराबी क्या थी, मैक्सिमम टाइम ये अपनी पत्नी को देता था, और इसकी पत्नी का क्या थी, का नाम था रूपमती, बहुत रूपवती थी, इसके लिए इसकी पत्नी का नाम क्या था, रूपमती था। तो मैक्सिमम टाइम क्या था, मैक्सिमम टाइम ये अपनी पत्नी को देता था। ठीक है, संगीत में देता था। ठीक है, यानी विलासी प्रकृति था, हम लोग सिंपली बोले भाई राजा का क्या होना चाहिए, दरबार में समय बिताओ, सेना के बीच में समय बिताओ, ठीक है, प्रशासन में समय बिताओ, लेकिन ये रूपमती में समय बिताएगा। तो और इसके रूप की प्रशंसा अधम खां भी सुना रहता है। ठीक है, तो इसके मन में बदतमीजी आ जाता है। होता क्या है, जब मालवा विजय करेगा तो बाज बहादुर शुरुआत में लड़ाई हार जाता है। क्या होगा, बाज बहादुर लड़ाई हार जाएगा। और कहा जाता है कि रूपमती ने अधम खां की एक्टिविटी, यानी उसकी हरकतों की वजह से इन्होंने क्या किया, जहर खा के अपनी आत्महत्या कर ली। और अधम खां ने यहाँ पे धन संपत्ति भी खूब लूटा। तो रूपमती ने क्या की, आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली क्यों, कि स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए इसने आत्महत्या कर ली। बाद में जब इस बात की खबर कहा जाता है अकबर को मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा है बाज बहादुर पराजित हुआ, अधम खां ने लूट छिपाई, मतलब लूटा लूट छिपाई, रानी रूपमती के साथ दुर्व्यवहार करना चाह रहा था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। अकबर ने, परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप अकबर ने अधम खां को मृत्युदंड दिया। कुछ लोग समझते हैं कि रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली इस वजह से अकबर ने मृत्युदंड दिया, तो ऐसा नहीं है, इतना एथिकल नहीं था भाई, सीधी सी बात है। इसने अधम खां ने जो यहाँ पे लूटा था ना, वो छुपा लिया था, इसके लिए अधम खां को मृत्युदंड दे दिया, खुद मारा था। ठीक है, बाद में क्या होता है कि अकबर अपने एक पसंदीदा व्यक्ति को बनाता है यहां का गवर्नर, लेकिन वो भी एक कमजोर ही था। बाज बहादुर गद्दी पे वापस आता है और बाज बहादुर समझौता कर लेगा, बोलेगा एक काम करो, हम आपसे समझौता कर लेते हैं। और समझौते करने के बाद क्या होगा, अकबर बोलेगा ठीक है काम करो, हम आपको 2000 का मनसब देते हैं। मनसब बेसिकली एक पोस्ट था, समझ जाओ। ठीक है, मनसब एक पोस्ट था, मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट भी अकबर ने की थी। ठीक है, तो 2000 का मनसब देता है बाज बहादुर को। तो बाज बहादुर को कितने का मनसब मिला, तो 2000 का मनसब मिलता है, ध्यान देना, 2000 का मनसब मिलता है किसको, बाज बहादुर को। ये लड़ाई कब की है, तो 1561 की है। इसके 3 वर्ष बाद गढ़कटंगा या गोंडवाना विजय करता है। गोंडवाना विजय जब करता है तो बेसिकली यहां पे रानी कौन थी, तो यहां पे रानी दुर्गावती थी, रानी दुर्गावती थी। और रानी दुर्गावती का एक अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था वीर नारायण। वीर नारायण अल्पवयस्क पुत्र था। तो इस अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका कौन थी, रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती जब ये अटैक होगा, ध्यान देना, तो आशफ खां के नेतृत्व में क्या होता है, ये लड़ाई होती है। खैर रानी दुर्गावती यहाँ पे बहुत वीरतापूर्वक ने इन्होंने युद्ध किया। ठीक है, बहुत ब्रेवली फाइट किया। हालांकि लड़ाई हार जाती है, इन्होंने भी सुसाइड करना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि मुगलों का परिणाम आगे महिलाओं के प्रति क्या होता है ये बढ़िया से जानती थी। ये बेसिकली ये लोग बढ़िया से जानती थी, वो चाहे रूपमती हो या रानी दुर्गावती हो, यही रीजन है इन्होंने भी सुसाइड कर लिया, समझो। ठीक है, अब आगे हुए तो
आगे क्या होगा, चौरागढ़ पर जो होगा क्या किला होगा, वहां पे मुगलों का अटैक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अकबर ने धन नहीं लिया और इसी वंश के एक शासक थे चंद्रशाह, एक व्यक्ति थे, उन्हीं को गद्दी पे बैठा देता है। चंद्रशाह को क्या करेगा, गद्दी पे बैठा देगा। अकबर के कुछ यहाँ पे कार्य लिखा हूं मैं, ध्यान देना। अकबर के कार्यों में यहाँ पे एक तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बस लिखा हूं कि इसने सुल्तान कार्य का बेसिकली सुल्तान ए आदिल और इमाम ए आदिल की इसने टाइटल ली थी। क्या लिया था अकबर ने? अकबर ने सुल्तान ए आदिल और इमाम ए आदिल नामक टाइटल्स ली थी इसने। ठीक है, ये दो टाइटल ली थी, तो हमारे लिए टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टाइटल किसने लिया? अकबर के द्वारा लिया गया। अकबर ने यहां पे ध्यान दो, ठीक है, यहां पर चलो इसको पहले समझते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया वो अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर ने कराया। और फतेहपुर सीकरी जानना चूंकि शेख सलीम चिश्ती से संबंध था, जानना किससे, तो इसी के लिए इसका डिजाइन कराया बहाउद्दीन ने। तो कल को पूछे कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। और किसने इसका डिजाइन तैयार किया? तो इसका डिजाइनर था बहाउद्दीन। याद रखना इसका नाम, डिजाइनर कौन था? तो इसका डिजाइनर था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका डिजाइनर था। यहां पे आपका फैक्ट है दीन ए इलाही के बारे में, जानना, ठीक है, दीन ए इलाही के बारे में, दीन ए इलाही के बारे में जानना। हमको होता है 1582 में, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही का क्या किया था? अकबर ने दीन ए इलाही का गठन किया गया था। ठीक है, और इस दीन ए इलाही का हेड कौन था? तो अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल था। और बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने इसको स्वीकार किया था, इसको फॉलोवर बना था। ठीक है, 1573-74 में जब अकबर गुजरात विजय करता है, इसके बाद से मनसबदारी सिस्टम की स्टार्ट करता है, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत करता है अकबर के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा दीन ए इलाही को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। दीन ए इलाही को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखना। लिख रहा है दीन ए इलाही के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है। बतावनी दीन ए इलाही के संदर्भ में कहता है कि जब अकबर 1581 में क्या करता है, 1581 में जब अकबर काबुल विजय कर लेता है, तो इसके दिमाग में आता है क्यों ना हम एक नया रिलीजन स्टार्ट करें, एक न्यू रिलीजन स्टार्ट करें। ठीक है, एनआर लिख देता हूं, मतलब न्यू रिलीजन स्टार्ट करें, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा दीन ए इलाही। क्या होगा नाम? दीन ए इलाही। ठीक है, कि भाई हम दीन ए इलाही की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखो दीन ए इलाही का एक नाम है तौहीद ए इलाही भी है। तो एक तो बात ये होगी 1582 में, एक 81 में पहले काबुल विजय और 2 में दीन ए इलाही की स्थापना। 2 में क्या हुआ? दीन ए इलाही की स्थापना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो बहाउद्दीन इसका कौन था? बहाउद्दीन इसका कंस्ट्रक्टर था या डिजाइनर था। और इसी फतेहपुर सीकरी में 1575 में, 1575 में इबादत खाने की स्थापना भी कौन करता है? अकबर करता है। इसी में इबादत खाना 1575 में इबादत खाने की स्थापना कौन करेगा? अकबर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1575 में इबादत खाने की स्थापना कौन करेगा? अकबर के द्वारा किया जाता है। इसी में अब हम लोग समझेंगे आगे इसका स्वरूप क्या था। तो कह रहा स्वरूप ये था कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, ये मॉरल रिलीजन था। ये समझ जाना, मॉरल और स्पिरिचुअल कोड था, ये नैतिक और आध्यात्मिक आचार संहिता थी। यानी सभी धर्मों के जो मॉरल और स्पिरिचुअल कोड थे उसको इसने क्या किया कि लाके एक पास रख दिया। की फीचर्स क्या थे? इसका कोई अपना ग्रंथ नहीं था, पुरोहित या कर्मकांड नहीं था, दीक्षा इसमें केवल रविवार को, संडे को दी जाती थी। ठीक है, दीक्षित को सम्राट शस्त्र और सबह दिया जाता था। अभिवादन के लिए अल्लाह अकबर या जल्ले, ठीक है, जलालू, ठीक है, ठीक है, जलालहू कहा जाता था, मतलब जलालहू प्रयोग होता था। अबुल फजल के बारे में देखा था कि इसका प्रधान पुरोहित था। ठीक है, बीरबल इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। मुख्य ग्रंथों में यहां पे कहा था कि विभिन्न जितने भी मतलब उस वक्त ग्रंथ, जो कुरान हो, वेद हो, ईशा के उपदेश हो, उन सभी का ये समन्वय था। ठीक है, उन सब के बारे में लिखा है। नैतिक नियम इसमें क्या क्या थे? तो जन्म माह में मांसाहार का निषेध कर दिया, भाई कि आपको मीट नहीं खाना है बर्थ मंथ में। सामाजिक भोजों का आयोजन, ध्यान देना, यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, सामाजिक भोजों का। अच्छा, महंगे सामाजिक समारोह को प्रतिबंधित करने वाला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उस शासक का नाम बताओ जिसने महंगे सामाजिक समारोहों को प्रतिबंधित किया था। वृद्ध या अत्यंत कनिष्ठ स्त्री से विवाह क्या किया? कनिष्ठ मतलब होता है छोटी,
ठीक है, से विवाह निषेध कर दिया, ठीक है, मछुआरों व शिकारियों के बर्तन से परहेज, बेसिकली मांस मीट से दूर रहने की बात हुई। स्वीकृति के बाद में तो केवल बीरबल ने हिंदू दरबारी ऐसा था जिसने इसको स्वीकार किया, टोडरमल और राजा मान सिंह जैसे अमीरों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। उद्देश्य क्या था, तो सम्राट के प्रति पूर्ण वफादारी रखने वाले एक विशेष वर्ग का निर्माण करना, ठीक है। इसकी आलोचना करते हुए स्मिथ ने क्या बोला है, इसकी आलोचना करते हुए स्मिथ ने इसकी मूर्खतापूर्ण स्मारक का नाम दिया है, इसके इस निर्णय को मूर्खता का स्मारक का है, इसको क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा है, मूर्खता का स्मारक का है, ध्यान देना, मूर्खता का स्मारक का है, ठीक है, ठीक है, अ मोमेंट ऑफ अकबर फुली, मूर्खता का स्मारक मतलब, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, अकबर को समाप्त कर लिया। अब हमारी बारी आती है जहांगीर को समझने की। जहांगीर को समझते हैं। देखो अकबर के लड़का कौन था, तो अकबर का लड़का जहांगीर था। जहांगीर का नाम बेसिकली जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। शेख सलीम चिश्ती से इंस्पायर होकर इसका नाम क्या रखा गया था, सलीम रखा गया था, ठीक है। कहा कि वह मुगल सम्राट अकबर का पुत्र था। 1605 में उनके निधन के बाद वो गद्दी पे बैठता है। तो 1605 में अकबर का जब निधन हो जाएगा फिर क्या होगा, ये गद्दी पे बैठेगा, ठीक है। ये इसके बारे में कहा था, इसकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। मतलब किसी को जस्टिस चाहिए तो एक घंटा लगा था न्याय का, और उसने एक जंजीर बत के बाहर रखी होती थी, और वो घंटा इसके न्यायालय में रखा था, मतलब इसके पास जहां पे ये बैठता वहां रखा था। तो वो जंजीर खींचेगा कोई न्याय मांगने वाला तो घंटा टन करेगा। तो जहांगीर बुलाता था, भाई बता क्या दिक्कत है, और उसको दूर करता था। तो न्याय का घंटा किसने लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था। किसने, जहांगीर ने। इसने नूरजहां से शादी किया जिसका मूल नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। और मेहरुन्निसा या नूरजहां के पिता का नाम था इत्माउद्दौला। इत्माउद्दौला टाइटल था, गियास बेग नाम था, गियास बेग नाम था। तो इसकी पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां, और नूरजहां के पिता का नाम क्या था, गियास बेग। गियास बेग अर्थात जहांगीर के क्या होंगे, ससुर होंगे। तो इसने अपने ससुर को कौन सा टाइटल दिया था, इत्माउद्दौला का टाइटल दिया था। कौन सा टाइटल दिया था, इत्माउद्दौला का टाइटल दिया था। ध्यान देना, इत्माउद्दौला का टाइटल दिया था। इस बात को समझना आप लोग, ठीक है, इत्माउद्दौला का टाइटल दिया था। अब देखो होता क्या है, एक मकबरा है जिस मकबरे का नाम है इत्माउद्दौला का मकबरा। इसमें पित्रा शैली का प्रयोग किया गया। प्रथम अष्टकोणीय मकबरा भी क्या है, वह आपका इत्माउद्दौला का मकबरा ही है, यानी गियास बेग का मकबरा है, जो भी कह लो। इसका निर्माण किसने करा था, तो नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां ने, ये लोग बेसिकली अपने जिंदा रहते ही अपना मकबरा बनवा लेते थे, ठीक है। सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में इनके दरबार में 1615 में आए थे। आगे कह रहा है कि इसने चित्रकला और लघु चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहा जाता था, गोल्डन पीरियड कहा जाता था पेंटिंग का, वो इसी के ड्यूरेशन को कहा जाता था। इसने तुजुक ए जहांगीरी की रचना की, किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। अपनी आत्मकथा, अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी इसने तुजुक ए जहांगीरी नाम से पर्शियन में यानी फारसी में लिखा, ठीक है। फारसी में क्या लिखा, अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा। और इसके ड्यूरेशन में बहुत विद्रोह हुए हैं, बहुत विरोध हुए। जैसे इसका एक लड़का था जिसका नाम था खुसरो नाम था। तो खुसरो इसका एक लड़का था जिसने विरोध किया था। इसका एक लड़का था खुर्रम था, वही आगे चल के क्या बनेगा, शाहजहां बनेगा, वो भी विरोध करता है। हालांकि खुर्रम माफी मांग लेगा तो उसको मृत्युदंड नहीं देता है, लेकिन बाकी को क्या करेगा, बाकी को मृत्युदंड दे देता। बाकी क्या करेगा, मृत्युदंड दे देगा, ठीक है। जानना, एक महावत खां था, उसने भी विरोध किया था। तो खुसरो, खुर्रम, महावत खां, इन सभी लोगों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। जानना, इसका विद्रोह किया था इसके ड्यूरेशन में। तो खुसरो चूंकि विरोध करके भाग रहा था, और कहा जाता है कि खुसरो ने क्या किया कि गुरु अर्जुन देव, जो कि हमारे 5वें गुरु थे, इनसे मदद मांगता है कि साहब हमारा मदद करे। और गुरु का दिल क्या हमेशा बड़ा होता है। तो गुरु ने इनको क्या किया कि बेसिकली केवल आशीर्वाद दिया था। समझना, कई जगहों पे कुछ लोग लिखते हैं कि समर्थन किया था, कुछ बुक्स कहते हैं केवल इसकी रक्षा और इस बात का आशीर्वाद प्रदान किया था। और जब ये बात पता चलती जहांगीर को कि इसकी रक्षा का आशीर्वाद जिसने दिया था खुद गुरु अर्जुन देव ने दिया था, तो पहले उनको गिरफ्तार करेगा, उनके पे इकोनॉमिक पेनाल्टी बहुत हाई लगा देगा।
जब वो देने से मना कर देंगे तो उनकी क्या करेगा, उनकी हत्या कर देता है। कौन? तो जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। जहांगीर के ड्यूरेशन मैंने आपसे बोला कि चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके ड्यूरेशन को पेंटिंग का अर्थात चित्रकला का, ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है चित्रकला का। किसके? तो जहांगीर के ड्यूरेशन को स्वर्ण कला का और चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रमुख जो चित्रकार थे इस ड्यूरेशन में कौन कौन थे, ध्यान देना नाम, तो अकारिजा, अबुल हसन, ठीक है, उस्ताद मंसूर, ये प्रमुख चित्रकार थे। इसमें बिशन दास, ये प्रमुख चित्रकार थे। बाकी अन्य जो है, चाहे वो मनोहर हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे फारूक बेग हो, चाहे मोहम्मद नासिर हो, मोहम्मद मुराद हो, ये सेमी इंपॉर्टेंस टाइप के थे। सर्वाधिक प्रमुख अकारिजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, ये जहांगीर के ड्यूरेशन के सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग या पेंटर या चित्रकार हुआ करते थे। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, इनमें भी सबसे ज्यादा फेमस ये दो लोग थे। उस्ताद मंसूर उस्ताद थे पशु पक्षियों और वनस्पतियों के चित्रण में, ठीक है, फ्लोरा और फौना के चित्रण में ये क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। इनको बहुत ही उपलब्धि हासिल थी। इनको इसने टाइटल दिया नादिर उल अस्त्र, टाइटल। तो अस्त्र से क्या होता है, अस्त्र शस्त्र चलाओगे तो पशु पक्षियों का शिकार कर लोगे। तो इससे याद रखो कि उसको नादिर उल अस्त्र का टाइटल मिला था, जो इस चीज का एक्सपर्ट था, जो फ्लोरा और फौना के बेसिकली वनस्पतियों और पशु पक्षियों के चित्र बनाने में बहुत दक्ष था। ठीक है, तो वो कौन था, उस्ताद, जो उस्ताद था, दक्ष था। एक दूसरा था अबुल हसन, ये दरबारी एवं ऐतिहासिक चित्रण बनाता था। इसको नादिर उल जमा का टाइटल दिया। जमा मतलब क्या होता है, कहीं बैठ के जम जाओ, निकल ही ना पाओ। तो जैसे जब जहांगीर ने अपना वो लिखा, ऑटोबायोग्राफी लिखा तुजुक ए जहांगीरी नाम से, तो इसका जो कवर फोटो है कहा जाता है, उस कवर फोटो का जो दरबारी चित्रण है वो किसने बनाया था, वो अबुल हसन ने बनाया था। तो हुआ क्या, यानी जमा गया, जम गया इसकी कवर पेज पे इसका चित्र। ठीक है, तो ऐसे याद कर जाओ। तो जमा नामक जो टाइटल है, नादिर उल जमा नामक जो टाइटल है, वो किसको मिला, तो अबुल हसन को मिला था। इसके बाद से बारी है आपके इसके पुत्र शाहजहां। शाहजहां ने भी विरोध किया था, नाम था खुर्रम। हालांकि शाहजहां बाद में माफी मांग लेगा तो छोड़ देता अपने पुत्र को। शाहजहां की भी एक बेगम थी, जो कि बेगम तो कही थी, बड़ा फेमस बेगम थी, उनका नाम था मुमताज महल। और मुमताज महल का एक और नाम था, उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल की याद में हमको पता है कि इनको प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्हीं के याद में ताजमहल बनाया गया था। इनके मृत्यु के पश्चात ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था। यह चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा। 1632 से 53 ताजमहल बना था। लगभग 20 साल से ऊपर, लगभग 21 साल ताजमहल को बनने में लगे थे। इसके कुछ प्रमुख काम देखोगे तो आगरा से दिल्ली जिसने राजधानी ट्रांसफर किया, उस शख्स का नाम है शाहजहां। उस शख्स का नाम है शाहजहां। दिल्ली में इसने शाहजहानाबाद नामक एक नगर भी स्टैब्लिश किया था। शाहजहानाबाद नामक एक नगर, एक सिटी भी इसने डेवलप की थी। इसने क्या क्या बनवाया, तो दिल्ली का चाहे लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, मोती मस्जिद हो, इन सभी स्थापत्यों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो इसी के द्वारा कराया गया था। दिल्ली का लाल किला हो, दीवाने आम हो, दीवाने खास हो, दिल्ली का जामा मस्जिद हो, आगरा का मोती मस्जिद हो, ताजमहल हो, इस सब का। तो चूंकि इतने सारे स्ट्रक्चर्स इसकी ड्यूरेशन में बने थे, इसी के कारण इसकी ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल कहते हैं। तो स्थापत्यों का निर्माण सर्वाधिक, वास्तुकला का सर्वाधिक निर्माण किसके ड्यूरेशन हुआ, तो वो हुआ शाहजहां के ड्यूरेशन में। और पेंटिंग का विकास किसके ड्यूरेशन में सर्वाधिक हुआ, तो पेंटिंग का विकास जिसके ड्यूरेशन में सर्वाधिक हुआ, उस शख्स का नाम था जहांगीर। तो पेंटिंग का स्वर्ण काल पूछे तो जहांगीर, वास्तुकला का स्वर्ण काल पूछे तो शाहजहां। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर का जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके शाहजहां के। ठीक है, कुछ बर्नियर हो, टेवर्नियर हो, ठीक है, निकोलो मनुची हो, ये इसी के ड्यूरेशन में भारत आए थे, या बेसिकली मुगल दरबार में आए थे। तो ये हम लोग कह सकते हैं। अब देखो यहां पे एक फैक्ट आपका नहीं लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फैक्ट का नाम है मयूर सिंहासन।
सिंहासन। लाल किले में ये मयूर सिंहासन रखा हुआ था होता था। इस मयूर सिंहासन का नाम जिसने बनाया था उसका नाम था बादल खां। बादल खां के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, बादल खां के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखो। ये एक रत्न जड़ित सिंहासन था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। क्या लगा था? कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। और शाहजहां को जो ये कोहिनूर हीरा है, ध्यान देना, शाहजहां को जो ये कोहिनूर हीरा है वो किससे मिला था? तो मीर जुमला से इसको प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? मीर जुमला से। मीर जुमला से इसे इसने प्राप्त किया था। आगे बात, कोहिनूर हीरा लगा था जिसे इसे मीर जुमला से प्राप्त किया था। अब देखो, इसके मयूर सिंहासन का एक नाम होता था जिसका नाम क्या है? तख्त ए ताउस। क्या नाम था? तख्त ए ताउस नाम था। तख्त ए ताउस नाम होता था। तो मयूर सिंहासन संबंधित ये फैक्ट है। अब यहां पे होमवर्क लो। मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेते गया, लूट गया, या अहमद शाह अब्दाली? या अहमद शाह अब्दाली? आने वाले क्लासेस में इसको पढ़ाऊंगा किसने लूटा, लेकिन आप लोग बताओ। ठीक है, ये घटना होती है आपकी लेटर मुगल पीरियड में। लेटर मुगल पीरियड में, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय की घटना है, जब ये उठा के लेते गया तब ताउस की लूट होती है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताओ मुझे। ठीक है, जरूर बताओ। अब आते हैं सितंबर 1657 में अचानक एक खबर फैलेगी कि शाहजहां की क्या हो गई? डेथ हो गई। शाहजहां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शाहजहां का जो सबसे योग्य लड़का था उसका नाम था दारा शिकोह। सबसे योग्य लड़के का नाम क्या था? तो वो था दारा शिकोह। दारा शिकोह, शाहजहां की इच्छा थी कि दारा शिकोह को ही क्या करेंगे? अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन इसका एक लड़का था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब भी लगभग वृद्धावस्था के कगार पर चला गया था और बड़ा ही महत्वाकांक्षी था, अतिशय महत्वाकांक्षी था। तो अचानक खबर क्या फैलेगी कि शाहजहां की तबीयत खराब हो गई, वो मर गए। मृत्यु की खबर फैलते ही बाप को दफनाना तो देखा जाएगा, पहले मयूर सिंहासन पे कौन बैठेगा इसकी दावेदारी पेश की जाए। दारा शिकोह अपनी दावेदारी पेश करेंगे, हालांकि लगभग तय था दारा शिकोह ही बनेंगे। अब देखो, जब मृत्यु होता है तो क्या होता है? जब मृत्यु होगा तो क्या होगा, एक बार देखते हैं। यहां पे देखो, जब अफवाह फैला तो उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का क्या होगा? वार ऑफ सक्सेशन, यानी उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। और उसके पुत्र थे कहां? तो शाहसुजा एक उसका पुत्र था जो कहां था? बंगाल में था। शाहसुजा कहां पे था? बंगाल में था। मुराद कहां पे था? गुजरात में था। गुजरात कहां था? गुजरात। औरंगजेब का था दक्कन में था। देखो, तो जब पिता की मृत्यु की खबर पहुंचती है तो शाहसुजा कहां है? बंगाल में। मुराद कहां है? मुराद कहां है? मुराद गुजरात में है। मुराद गुजरात में है। और औरंगजेब कहां पे है? तो दक्कन में है। औरंगजेब दक्कन में है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी लड़ाइयां क्या होंगी? स्टार्ट होंगी। अब यहां पे उत्तराधिकार का आप लड़ाई देख जाओ। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा जो उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ा गया वो यहां पे देखो। एक है आपका बहादुरगढ़ का युद्ध, जो कि आपका फरवरी 1658 में हुआ। ठीक है, फरवरी 1658 में हुआ। यहां पे क्या हुआ? शाहसुजा जो कि बंगाल में था पराजित होकर बंगाल लौट गया। ठीक है, ध्यान देना, ये लड़ाई होती है किसके साथ? तो औरंगजेब के साथ। ठीक है, तो ये शाहसुजा वर्सेस क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। मैक्सिमम लड़ाइयां वर्सेस औरंगजेब ही है। ठीक है, इसके बाद से अगली आपकी लड़ाई स्टार्ट होगी धर्मद का। धर्मद वेरी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1658 में होता है। जयसिंह पराजित हुए और औरंगजेब इसमें क्या होता है? विजयी होता है। धर्मद की लड़ाई में औरंगजेब क्या होगा? विजयी होता है। ठीक है, सामूगढ़ की लड़ाई, दारा इसमें क्या होंगे? शिकस्त होंगे, यानी दारा डिफीट करेंगे, हारेंगे, और फिर औरंगजेब क्या होगा? विजयी होगा। इसके बाद से एक खजवा की लड़ाई है जिसमें फिर शाहसुजा को हराकर शाहसुजा इसमें लड़ाई हारता है और यहां से हार क्या हो जाएगा? अराकान भाग जाएगा, जहां पे अराकानी जो लोग थे, ठीक है, जो पहाड़ी लोग थे, उन्होंने बेसिकली इसकी अराकानियों ने हत्या कर दी। और एक अंतिम लड़ाई होती है जिसको हम लोग कहते हैं देवराई की लड़ाई, जो कि लास्ट में होती है। इसमें दारा फिर से पराजित होगा और औरंगजेब अंतिम रूप से विजयी होगा। तो दारा से कौन कौन सी लड़ाई हुई? यहाँ पे देखो दारा, यहाँ पे देखो दारा, और यहाँ पे हाँ, इन जहाँ पे है दो जगह पे दारा है। ठीक है, तो सामूगढ़ की लड़ाई भी क्या होगा? दारा शिकोह हार जाएगा, और देवराई की भी लड़ाई देवरा हार जाएगा। लेकिन जब सामूगढ़ की लड़ाई दारा हारता है तो उसकी हत्या नहीं की जाती है। देवराई की लड़ाई में क्या होगा? इसकी हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है इसका सर कहीं और दफनाता है और धड़ कहीं और दफनाता है। आप बताओगे क्या दारा का सर और धड़ कहां दफनाया गया है? दारा का सर और धड़ कहां औरंगजेब ने दफनाया है? ये चाहो तो आप बता भी सकते हो। तो फाइनली क्या हुआ? 2 बार औरंगजेब का उत्तराधिकार मतलब राज्याभिषेक होता है और फाइनली
इस ड्यूरेशन तक आते आते बेसिकली 1658 में ही गद्दी पे बैठ गया था, गद्दी पे बैठ जाएगा। गद्दी पे बैठेगा तो इसकी केवल और केवल जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो इंपॉर्टेंट अपने लिए, और कुछ नहीं। ये आएगा गद्दी पे तो गैर इस्लामिक प्रथाओं पर पाबंदी लगा देगा, जैसे झरोखा दर्शन को ये बंद करा देगा, बोलेगा नहीं होगा। तुलादान जैसी जो प्रणालियां थी उसको क्या करेगा, बंद कर देगा। लो भाई, नौरोज त्योहार जिसको किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने, याद करो, तो इसको रोक देगा, ठीक है, नौरोज का सेलिब्रेशन रोक देगा। सिक्कों पर कलमा अंकित करवाने पे रोकथाम लगा दिया, सिक्कों पे अब कलमा अंकित नहीं रहेगा, ठीक है। जुआ नशा एवं शराब पे प्रतिबंध लगा दिया, जुआ नशा एवं शराब पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। मुस्लिम व्यापारियों को व्यापारिक चुंगी में छूट दे दी, ठीक है। और राजस्व विभाग में क्या किया, हिंदुओं को हटा के मुस्लिमों की नियुक्ति कर दी, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं ना कि केवल हिंदू सर्वाधिक सेनापति थे इसके ड्यूरेशन में औरंगजेब के, तो भाई लड़ने वाले कौन थे, राजपूत थे, उनको नहीं बनाएगा तो किसको बनाएगा, ठीक है। लेकिन अधिकारी मैक्सिमम कौन थे, मुस्लिम थे, समझना बात को। लेकिन ओवरऑल हिंदू थे क्योंकि सेनापति सर्वाधिक हिंदू थे, ठीक है, ध्यान देना। 1679 में क्या हुआ, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदू पाठशालाओं में त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जजिया टैक्स लगाएगा 1679 में, और हिंदू स्कूल्स और फेस्टिवल्स को बैन करा देगा। इसने मंदिरों को क्या किया, तुड़वाया, मूर्तियों को तुड़वाया, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति प्रथा बैन थी। तो ये हो गया आपका कौन, ये हो गया आपका औरंगजेब। ये किसकी कहानी हो गई, औरंगजेब की कहानी होगी। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग मुगल की, यहां से औरंगजेब, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। 1707 में औरंगजेब मर जाएगा, फिर लेटर मुगल पीरियड आपका आ जाता है। अब हमको थोड़ा सा मुगल पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना चाहिए। तो मुगल पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन में एक आप कहते हैं मिहिर ए बहर। तो मिहिर ए बहर जो थे वो कौन थे, वो जल सेना का प्रधान होता था, हेड ऑफ द नेवी होता था, शाही नौकाओं की देखरेख करता था, रॉयल शिप की सुपरविजन करता था। एक दूसरा अधिकारी था आपका, उसका नाम था मीर बर्र। मीर बर्र जो था वो वन विभाग का अधीक्षक था, सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट था, वन विभाग का अधीक्षक था। एक है वाकिया नवीस, तो वाकी टॉकी समाचार देता था, तो राज्य से संबंधित समाचारों का ये लेखक था, न्यूज राइटर था, रिपोर्टर था, स्टेट रिपोर्टर था। एक होता है खुफिया नवीस, तो खुफिया वर्ड से पता चला गुप्तचर होता था, जासूस होता था। मुशरिफ क्या होता था, तो राज्य के आय व्यय का लोखा जोखा तैयार करना, अकाउंटिंग का काम किसका होता था, तो मुशरिफ का होता था। और मुस्तौफी क्या था, तो मुशरिफ की जो खाते होते थे उसकी जांच करता था, ऑडिटर होता था। मुस्तौफी कौन था, तो मुस्तौफी ऑडिटर था, और मुशरिफ आय और व्यय अकाउंटिंग का काम करता था। और मुसद्दी क्या था, तो ये बंदरगाहों की प्रशासन की देखरेख करता था। ये हो गया आपकी मेजर एडमिनिस्ट्रेशन। और लिटरेचर्स और के बारे में मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि भाई इन डिटेल आपकी लिटरेचर्स के बारे में यहां पे चर्चा कर दिया हूं, इसके बाद लिटरेचर नहीं जाएगा, ध्यान देना। ये देखो तारिक उल हिंद के यहां पे क्या लिखा, आपको समझा दो कैसे लिखा है। यहां पे लिखा तारिक उल हिंद या किताबुल हिंद। तो बुक का नाम ये क्या है, तो ये लिखा गया अरबी में, यहां पे लैंग्वेज, ये लैंग्वेज लिखा गया है, ठीक है। और ये राइटर का नाम लिखा गया है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट तो कह रहा है तारिक उल हिंद या किताबुल हिंद के बारे में कि अरबी में लिखा गया है, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। और महमूद गजनवी के समय क्या होता, अलबरूनी भारत आया था, इसने 11वीं सदी के कई सारे हिंदू धर्म की बुक्स को क्या किया, स्टडी किया, चाहे वो साइंस रिलेटेड हो चाहे सोसाइटी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो एक चीज क्या होगा, तो गजनवी के समय अलबरूनी आया था, और बुक क्या लिखा था, तो तारिक उल हिंद। एक क्या है, चिचनामा नामक जो बुक है वो अरबी और फारसी में है। अनुवादक इसके कौन है, तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। अब सर यहाँ पे अनुवादक का नाम लिखा गया है, राइटर का नाम क्या है, तो राइटर इसके अज्ञात है, पता नहीं चला कि अज्ञात है। इसी तरह से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के भी राइटर अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो भारत के मैक्सिमम ट्रेड की जानकारी मेडिवल पीरियड में देता है, वो भी एक अज्ञात बुक है, किसने लिखा नहीं पता है, ठीक है। यहां पे सिंध, इसमें चचनामा में सिंध आक्रमण का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। जुनैल अखबार जो कि पर्शियन में है, अभी सईद के द्वारा लिखा गया। ईरान का इतिहास देखेंगे, और जुनैल अखबार गजनवी के साथ ही भारत आया था। तारिक ए मसूदी अरबी में है, फजल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये भी गजनवी के साथ आया था। तो एक एक फैक्ट देखो यहाँ पे कितनी बेहतरीन तरीके से आप समझ गए। ये लैंग्वेज है और ये राइटर है, ये लैंग्वेज है, ये राइटर है, ठीक है। खजाइनुल फुतूह फारसी में लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा।
दिल्ली सल्तनत के इतिहास पे बेस्ड है, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का यहाँ पे उल्लेख है। देखो तो यहाँ पे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं हिंदी और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में, तो दिक्कत नहीं आएगा। केवल बुक का नाम मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझ जाओ मैंने कितनी बुक का नाम यहाँ पे आपको बताया है। एक बुक चशनामा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहली पेज में 10 बुक और उससे संबंधित बात, ठीक है। 11, 12, 13 बुक्स मैंने आपको दिल्ली सल्तनत का स्पेशली ला के करा दिया। कई सारी बुक्स मैंने पैरेलली देखा है। इसका से मुगल पीरियड का तुजू के बाबरी, ठीक है, या जिसको हम लोग बाबर नाम के बारे में जानते हैं, तुर्की में लिखा गया है बाबर के द्वारा। ये बाबर की क्या है, आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। हुमायूं नामा फारसी में लिखा गया है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल की चर्चा है, ठीक है। अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम ने ये लिखा है, ठीक है, क्योंकि हुमायूं के शासन को गुलबदन बेगम देखी रहती है। तारीख है शेरशाही, फारसी में है, अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखा गया है। शेरशाही से पता चल क्या चला है कि शेरशाह के शासन से संबंधित है। तारीख है रसीदी, देखो फारसी अब इनका दरबारी भाषा है, केवल आपको ये तुर्की में बाबरी देखने को मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। आ गया तब अब देखो एक एक चीज आपका फारसी में किसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। अकबरनामा, ठीक है, फारसी में है, अबुल फजल ने लिखा है। बाबर से लेके अकबर तक के पूरे शासनकाल की इसमें जानकारी है। तुजू के जहांगीरी फारसी में है, जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। जहांगीर के सहयोगी जो थे उनका नाम लिखा है, हालांकि ये नहीं पूछेगा। इसमें दैनिक जीवन, जुडिशरी, खुसरो का विद्रोह, नूरजहां से विवाह, कई सारी चीजें। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा है, शाहजहां से संबंधित। बादशाहनामा, ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। बादशाहनामा में किसके शासन के बारे में है, तो शाहजहां के शासन के 20 वर्षों की चर्चा है। पातशाहनामा काजविनी ने लिखा है, शाहजहां से संबंधित है। एक एक चीज देखो, आलमगीरनामा औरंगजेब से संबंधित है। एक एक बात को इन डिटेल चर्चा किया गया है, इन डिटेल। तो अब लिटरेचर से बाहर क्या आ जाएगा, हाँ हमने लगभग 25 के करीब में 20 से 25 लिटरेचर्स आपके हैं, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, आपका सब चीजें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ होमवर्क जो मैंने आपको बताया है, होमवर्क जो बताया मेरे भाई वो करते रहो, होमवर्क बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, क्योंकि सब चीजें अगर हम लोग करवाने लगेंगे तो विश्वास मानो कि अभी जो मैंने आपको 10 क्लास बताया था ना, 10 क्लास ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारा एक क्लास एक्स्ट्रा हो चुका है। एक तो इंट्रो क्लास हटा दे तो भी, अब कल से मुझे मेडुअल स्टार्ट करना है। अब सोचो कल मैं आपको मेडुअल मॉडर्न जब स्टार्ट करूंगा, एक साथ बंगाल के सभी शासकों का एक साथ नाम तैयार कराऊंगा, एक साथ नाम उनके काम एक ही साथ खत्म करूंगा, उनको इंतजार नहीं करूंगा। और एक साथ आपको खैर एक होमवर्क दे दिया हूं तो वहां से मेरा काम खत्म हो गया। लेटर मुगल पीरियड के शासक और उनके जो निकनेम थे, बाकी जो उनके काम थे, तो जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी की विजय आगे बढ़ेगा, कंपनी का कैसे विस्तार हुआ, तो विभिन्न शासकों ने क्या क्या छूटे थी, तो वो वहीं पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन क्रम तो आपको देख लेना है। तो मिलते हैं कल से, स्वागत है आप सबका मॉडर्न हिस्ट्री में। उम्मीद करेंगे सब बढ़िया हो, सब मंगल हो, समझ में आ रहा है।